डिस्कस करने वाले हैं रिग्रेशन। वापस आज के जो टॉपिक्स हैं दोस्तों, उसके अंदर आपको न्यूमेरिकल तरीके से सॉल्व नहीं करना है। उन क्वेश्चंस के अंदर थ्योरेटिकली क्या होता है और किस तरीके क्वेश्चंस आ सकता है जो मैं बता रहा हूं उतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं। हालांकि मैं सब चीजें डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेंगे कोमल सर, आपके प्रांशु सर भी क्लास लेंगे, है ना, चिंता ही मत करो। तो रिग्रेशन का मतलब क्या, सबसे पहले तो रिग्रेशन इज बेसिकली यूज्ड to establish a relationship between the one dependent variable। ये क्या होता है आपका दोस्तों, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर आर वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी हमेशा आप देखेंगे कि रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए आप से प्लॉट बनाएंगे जिसमें एक कोई एक्स एक्सिस होगी और एक कोई वाई एक्सिस होगी। ठीक है, और जो एक्स एक्सिस होगी दोस्तों उसके ऊपर आप हमेशा बनाएंगे कोई एक एक्स एक्सिस पर हमेशा आप बनाएंगे कोई डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बनाएंगे, कोई एक्स एक्सिस पर जो चीज आप खुद वेरी करेंगे, जो आपके हाथ में है, जिसको वेरी करोगे उसे आप कहोगे, तो आप चेंज कर सकते हो, दैट वुड बी रेफर टू एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या रखोगे यहाँ पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और एक्स एक्सिस पर जो भी चीज, चाहे आपने कंसंट्रेशन को चेंज की तो सपोज एब्जॉर्बेंस में चेंज आ रहा है, या आपने इनकम को चेंज किया तो उसकी वजह से लिविंग स्टेटस में चेंज आ रहा है। किस में चेंज आता है, जैसे कल भी हम बात कर रहे थे कि आपने पढ़ाई की ड्यूरेशन को आपने बढ़ाई घटाई तो उसकी वजह से हो सकता है आपके मार्क्स में फर्क आए, तो दिस इज रेफर टू एज डिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज रेफर टू एज डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाएगा। ओके, तो रिग्रेशन का काम क्या है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना। कोरिलेशन में क्या हो रहा था कि दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे। यहां पर दोनों वेरिएबल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, एक वेरिएबल डिपेंडेंट है और दूसरा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ड्रॉ करते हैं और वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट वेरिएबल को प्लॉट किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है। और रिग्रेशन की जो लाइन है वो सभी जानते हैं, स्ट्रेट लाइन होगी, और स्ट्रेट लाइन इस तरीके से जो स्ट्रेट लाइन आती है उस स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन दोस्तों क्या होगी, दैट वुड बी y इक्वल टू बी एक्स प्लस सी। इसमें y एक्सिस पर आप क्या प्लॉट कर रहे हो, y एक्सिस पर प्लॉट करते हो आप डिपेंडेंट वेरिएबल, x एक्सिस पर क्या प्लॉट करते हो आप, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यह डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। C क्या है, C इज द इंटरसेप्ट, ये वाला पॉइंट की y एक्सिस पर कोई चीज कहां पर आकर मिलती है उसे इंटरसेप्ट कहा जाता है। तो व्हाट इज C, C इज बेसिकली अ इंटरसेप्ट ऑन, इट इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये रिलेशनशिप किस तरीके से आगे बढ़ेगी, जो हमें मेजर डिटरमाइन होता है, डिटरमाइन करना होता है, दैट इज द स्लोप। तो स्लोप किससे दिया जाता है दोस्तों, b से। ठीक है, तो दो बातें यहां पर क्लियर आ जानी चाहिए। पहली बात, ये रिग्रेशन के अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके ऊपर दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड करता है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको आप वेरी करते हैं वह बेसिकली एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया जाता है, और उसके ऊपर निर्भर रहने वाला वेरिएबल उसको वाई एक्सिस पर प्लॉट किया जाता है। रिग्रेशन में एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू बी एक्स प्लस सी, जिसमें y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, b आपकी स्लोप है, x है वह बेसिकली आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड c इज बेसिकली एन इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ओके, यस, वेरी गुड उर्मिला, आगे बात करते हैं। सो ऐसे कई तरीके के रिलेशंस देखे जा सकते हैं। यस मोनिका, ऐसे कई तरीके के आपको रिलेशनशिप देखने को मिल सकते हैं। जैसे स्लोप अगर पॉजिटिव है, देखो ये इस जगह पर आकर लाइन मिल रही है, आप यहां ध्यान से देखो तो ये लाइन आपकी यहां पर आकर कहीं पर मिल रही है, तो इस जहां पर ये लाइन मिल रही है इसे इंटरसेप्ट सी कहा जाता है। अब ये यहां पर स्लोप है वह कैसी है, स्लोप इसमें ऊपर की तरफ लाइन बढ़ रही है तो स्लोप कैसी है, पॉजिटिव है। यहां पर स्लोप लाइन नीचे की तरफ आ रही है तो हम क्या कहेंगे, स्लोप कैसी है, नेगेटिव है। और यहां पर स्लोप में कोई चेंज नहीं आता तो हम कहेंगे यहां पर स्लोप कैसी है, जीरो।
और स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्लोप को कुछ बुक्स में एम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कुछ जगहों पर बीटा 1 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब जैसे जैसे आप इनडिपेंडेंट वेरिएबल को बढ़ाओ वैसे वैसे डिपेंडेंट वेरिएबल की अमाउंट बढ़ती जाएगी। अगर आपका स्लोप नेगेटिव, इसका मतलब जैसे जैसे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करो, डिपेंडेंट वेरिएबल है वह कम होता जा रहा है। और अगर कोई रिलेशनशिप है ही नहीं एक्स और वाई के बीच में, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, तो स्लोप में किसी तरीके का बदलाव नहीं आएगा। यहां तक तो बात क्लियर? आगे बढ़े कि पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या, नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या और जीरो स्लोप का मतलब क्या। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। उसके बाद दोस्तों एक एग्जाम्पल के से इसको समझने की कोशिश करते हैं। पिछली स्लाइड वापस सुविधा, ये देखो पिछली स्लाइड वापस देखो बेटा, कि स्लोप अगर पॉजिटिव है यानी जीरो से ज्यादा है तो पॉजिटिव रिलेशनशिप कहा जाएगा। स्लोप अगर नेगेटिव है तो उसे नेगेटिव रिलेशनशिप कहा जाएगा। स्लोप अगर जीरो है तो हम कहेंगे कि एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, ओके बेटा। देखो अब सपोज एक सिनेरियो लेते हैं कि आप पीएचडी करना चाहते हैं, यू वांट टू गो फॉर अ पीएचडी। ठीक है, पर आपका एक दोस्त कहता है कि पीएचडी में अपना समय वेस्ट मत करो। क्यों कह रहा है वो? कि देयर इज सम एविडेंस, और एविडेंस है कि अजय ने पीएचडी की और अभी तक वो बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है। और विजय को देखो, वो 10वीं क्लास में फेल हो गया और आज वो करोड़पति है। अब आप क्या करोगे? इस दोस्त की बात मानोगे या नहीं मानोगे? तो हमारा आंसर, फिर मैं बच्चों कह रहा हूं क्योंकि हम वैज्ञानिक हैं, हमारा आंसर न तो यस होना चाहिए न ही नो होना चाहिए। यस या नो हम मन से या दिमाग से नहीं कहेंगे, हमें डाटा कलेक्ट करने चाहिए उसकी बात को, उसकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए। उसकी नल हाइपोथेसिस क्या है? दैट पढ़ने लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वेस्टेज ऑफ टाइम है। बट वी थिंक एंड वी फील इन आवर हर्ट, हमारे दिल में ये है कि नहीं, पढ़ने से ज्यादा पैसे भी मिलते हैं, ज्यादा इज्जत भी मिलती है। ये हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। पर ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तो हम तब दे सकते हैं ना जब पहले आपके दोस्त की नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करो, है ना? तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। मतलब कि क्या सैलरी और एजुकेशन में कोई रिलेशनशिप है या नहीं, वो हमें असेस करनी पड़ेगी, है ना? देखना पड़ेगा। हो सकता है ना कि वो दोस्त की बात सही है तो उसकी बात मान लें, पढ़ाई लिखाई ना करें, और हो सकता है कि उसकी बात गलत है तो हम पढ़ाई लिखाई करें, हमें ज्यादा सैलरी मिलेगी। तो उसके लिए हमें बायोस्टैट्स करना पड़ेगा, रिग्रेशन करना पड़ेगा। रिग्रेशन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि पढ़ाई पर सैलरी डिपेंड करती है, सैलरी पर पढ़ाई डिपेंड नहीं करती। ठीक है, चलो अब देखें। तो रिग्रेशन करने के लिए हमें, हमारा क्वेश्चन अब, हमारा जो रिसर्च का विषय हो गया, पीएचडी का विषय हो गया कि क्या हायर एजुकेशन करने से हायर सैलरी मिलती है। दिस इज द क्वेश्चन इन आवर माइंड जिसके ऊपर हम रिसर्च करना चाहते हैं, ताकि हम नल हाइपोथेसिस को तो एक्सेप्ट कर सकें या रिजेक्ट कर सकें। इसके लिए हम एक सर्वे करते हैं। सर्वे का मतलब 100 लोग जो नौकरियां कर रहे हैं उनका एजुकेशन लेवल देखेंगे, उनकी सैलरी की बात करेंगे। ठीक है, तो हमने 100 डाटा सैंपल कलेक्ट किए। देखा कि कोई अमर व्यक्ति है, उसने 10th क्लास की है और 12,000 उसको सैलरी मिलती है। बबीता है, उसने एमएससी कर रखी है, उसको 20,000 की सैलरी मिल रही है। चारू है, उसने बीएससी कर रखी है, उसको 15,000 की सैलरी मिल रही है। दिनेश है, वो 5वीं पास है, उसको 10,000 की सैलरी मिल रही है। महिमा है, वो उसने पीएचडी की, उसको 25,000 की सैलरी मिल रही है, एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास कितने, करीबन 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 100 डाटा सेट्स। ठीक है, सो वी आर कलेक्टिंग सम काइंड ऑफ डाटा। 100 लोग काम कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, उनका एजुकेशन लेवल देखते हैं और उनकी प्रेजेंट सैलरी है वो देखते हैं। ठीक है, फिर हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो अब जो भी हमारे पास डाटा है, 100 डाटा है, उनको रिप्रेजेंट कैसे करें? तो डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक्स एक्सिस पर हमें प्लॉट करना चाहिए बेसिकली द एजुकेशन लेवल, और वाई एक्सिस पर हमें करना चाहिए
कि उसकी सैलरी कितनी है, और जो हमारे पास डॉट डॉट्स जो 100 डाटा है वो एक स्कैटर प्लॉट के फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो इधर की तरफ मैंने जीरो सैलरी बना दिया ना, कि ये देखो आपके पास अनपढ़ है उससे रिलेटेड लेकर बाकी सारी सिनेरियो है वो भी हमने ड्रॉ कर दी, कि वह 0 है, 5वीं पास है, ये 10वीं पास है, 12वीं पास है, बीएससी को मैं 15वां पास मान देता हूँ, एमएससी को मैं 17th, यही वो 12 3 15 17वीं पास है, और पीएचडी तो पता नहीं कितने साल होगा, 20 21 22 कुछ भी हो सकता है, भगवान जाने। पीएचडी 3 4 साल 5 साल कितने साल की भी हो सकती है ना। यानी ये दीज आर द ईयर्स ऑफ एजुकेशन, हम ऐसा भी कह सकते, दीज आर द ईयर्स ऑफ एजुकेशन, और उसके बाद सैलरी। तो कोई 5वीं पास था उसकी सैलरी ऐसी भी थी, कोई 5वीं पास उसकी सैलरी ऐसी भी है, कोई 5वीं पास उसकी सैलरी ये भी है, कुछ 5वीं पास की सैलरी ये है, कोई मतलब 100 जनों का हमने डाटा सेट कलेक्ट किया ना, तो कोई पीएचडी करने वाला उसकी सैलरी इस तरीके की भी है, कुछ पीएचडी वाले की सैलरी ये भी है, एमएससी वाले की सैलरी ये भी है, 12th वाले की सैलरी ये भी है, तो किसी 12th वाले की सैलरी यहाँ पर भी है। कुछ जगहों पर आपको ये देख सकता है कि जो 12th वाले की सैलरी है ये वाली और बीएससी वाले की सैलरी उससे कम है, यहाँ पर बीएससी वाली सैलरी देखो इस 12th वाले से इसकी बीएससी की सैलरी कम है, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। इवन जिसने देखो 10वीं पास किया उसकी सैलरी 5वीं से भी कम है, लेकिन इसने 10वीं पास कर रखी है उसकी सैलरी 5वीं से ज्यादा। तो इस तरीके से डाटा है वो पूरे पूरे एक स्कैटर हो रहे हैं, इस तरीके से हमारे पास क्या बन रहा है, एक स्कैटर प्लॉट आ रहा है। ठीक है, सो एट सम केसेस what you are finding is higher education but lower salary, and at multiple places higher education higher salary। तो एक इस तरीके का हमारे पास प्लॉट आया, उस प्लॉट को हम क्या कहते हैं, स्कैटर प्लॉट कहते हैं। अब हमें क्या करना है कि इनके बीच में जो एक बेस्ट फिट लाइन बनानी है, जो सभी डाटा का मीन वैल्यू, ऐसा कुछ ऐसी कोई एक लाइन बनानी है जो सभी डाटा के बीच में से कहीं पर निकले। उसके लिए हमें निकालनी पड़ेगी रिग्रेशन लाइन, यानी हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी एजुकेशन और सैलरी के बीच में लाइन, बेस्ट फिट लाइन को कैसे ड्रॉ करें, है ना। हम चाहते हैं कि एक कोई बेस्ट फिट लाइन यहां पर आए। तो हम एक रिलेशनशिप, ये तो दिख रही है ना, एक मोटी तौर पर बात करें तो ऐसा कुछ तो दिख ही रहा है कि स्कैटर प्लॉट ये ऐसे कुछ जा रहे हैं, मतलब ये कोई मिड लाइन के आसपास डिवेट करते चीजें आगे ही बढ़ रही है, यानी कुछ रिलेशनशिप दिख तो रही है, ऐसा हम इग्नोर तो नहीं मार सकते। और हमें क्या दिख रही है कि जैसे जैसे हम पढ़ाई ज्यादा होती जा रही है वैसे ब्रॉडली अगर देखें तो सैलरी बढ़ रही है। हाँ, कुछ एक्सेप्शन जरूर है, बट ब्रॉडली लाइन आगे की तरफ बढ़ती हुई है, इस तरीके से आगे से बढ़ती हुई, हम आगे की तरफ बढ़ती हुई हमें दिख रही है। तो अब हमें क्या बनानी पड़ेगी, एक रिलेशनशिप बनाने के लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में वाई एक्सिस पर तो हमारा एजुकेशन आ गया, सॉरी एक्स एक्सिस पर तो हमारा एजुकेशन आ गया, वाई एक्सिस पर हमारा सैलरी आ गया। तो वाई एक्सिस पर हमारे पास सैलरी है, एक्स एक्सिस पर हमने वाई एक्सिस पर हमारी सैलरी प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस पर हम प्लॉट करेंगे बेसिकली एडुकेशन, एक्स एक्सिस पर क्या प्लॉट करेंगे, एडुकेशन। अब स्ट्रेट लाइन को ऑब्टेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपको निकालनी होती है वो बी, स्लोप। कि स्लोप इस मतलब इसको इस तरीके से स्लोप बनाऊं या इस तरीके के स्लोप बनाऊं या इस तरीके के स्लोप बनाऊं या इस तरीके से स्लोप बनाऊं, सबसे इंपॉर्टेंट रिग्रेशन लाइन के लिए आपको निकालना होता है स्लोप। अगर आपने स्लोप निकाल दिया तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये इंटरसेप्ट भी मिल जाएगा, जिसे सी कहते हैं, सी कहो आप इसको B1 कहो, जो कुछ भी है ना। तो B1 आपको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। यू हैव टू कैलकुलेट B1, आपको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, ताकि ये सॉरी इंटरसेप्ट है C हो जाएगा या इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, B0 हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये स्लोप कैसे निकालें, क्योंकि स्लोप निकल गया तो सारी कहानी खत्म हो गई, एडुकेशन और सैलरी बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगी। अगर स्लोप ऐसा आ गया, अगर ऐसा स्लोप आ जाए तो हम कह देंगे कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। ठीक है, तो स्लोप ही, और ऐसा स्लोप आ गया हमारा तो उससे हम ये कंक्लूजन करेंगे कि देखो देखो जैसे जैसे पढ़ता जा रहा है उसकी सैलरी कम होती जा रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमें बी निकालना, बी मतलब स्लोप निकालना। ओके, तो स्लोप कैसे निकालें रिग्रेशन लाइन का, तो दोस्तों स्लोप निकालने का फॉर्मूला, यानी हमें क्या निकालना है, सबसे पहला स्टेप कि हमें स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा, इसको नोट डाउन करो कि x के ऊपर y डिपेंड करता है, इसलिए हमने कहा BYX, इसको नोट डाउन करो इस फॉर्मूले को डायरेक्टली, बाकी हमें कोई और चीज चाहे याद ना हो, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। BXY इक्वल टू n सब्मेशन ऑफ x एंड y माइनस सब्मेशन ऑफ x डॉट सब्मेशन ऑफ y डिवाइड बाय n सब्मेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस सब्मेशन ऑफ x करो और फिर उसका स्क्वायर करो। इससे हमारे पास b आ गया, और एक बार b आ गया
तो फिर हम y भी निकाल लेंगे। y कैसे निकालेंगे? तो y वुड बी डेविएशन फ्रॉम द मीन। x कैसे निकालेंगे? दिस वुड बी डेविएशन फ्रॉम द x वैल्यू वुड बी द डेविएशन फ्रॉम द मीन। b की वैल्यू हम निकाल ली तो इससे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अभी देखते हैं कैसे। बस अभी के लिए आप ये एक इक्वेशन लिख दें कि इस तरीके से इसे स्लोप निकालेंगे और इस तरीके से हम रिग्रेशन लाइन निकाल देंगे। दो चीज अभी नोट डाउन करो, फिर इसको हम अप्लाई करते हैं। n क्या है यहाँ पर? तो n इज बेसिकली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। बस सिर्फ इसको नोट डाउन करना है। आगे कैसे किया गया वो पूरा हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। x और y तो वेरिएबल्स हैं। सबमिशन ऑफ द टोटल x की वैल्यू, टोटल y की वैल्यू। अभी करके देखते हैं इसको, है ना। ये फॉर्मूला नोट डाउन किया आपने रिग्रेशन का? चलो वेरी गुड, है ना। अब इसको इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं। n लिखा नोट है, n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे 100 बच्चों की आपने सैलरी और एजुकेशन कलेक्ट की थी, उसे हमने कहा, जिसको सैंपल साइज भी कह सकते हो। ओके, आगे बात करते हैं। तो उसके हिसाब से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आई। ये कैसे निकाली अभी हम उस बारे में बात करते हैं, पर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आई। सपोज कि लेट सैलरी इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। हमने पूरी कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आई सैलरी इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स, जिसमें से हमने स्लोप की वैल्यू क्या निकाली? स्लोप की वैल्यू हमने निकाली 3, है ना। सॉरी, स्लोप की वैल्यू निकाली हमने 1 और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाली, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाली हमने 3। सो वाई एक्सिस इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या बताता है दोस्तों? वाई एक्सिस इंटरसेप्ट की वैल्यू आपको बताता है कि इतनी सैलरी तो मिलेगी मिलेगी। तो दिस इज, यू कैन से, बेसल वैल्यू। यानी कोई अनपढ़ भी है तो उसको 3000 की सैलरी तो मिलती मिलती, उसे बेसल वैल्यू कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास स्लोप आई 1। स्लोप आई 1 का मतलब हर एक साल पढ़ाई करने पर उसको 1000 की तनख्वाह ज्यादा मिलती है। दिस इज स्लोप। स्लोप 2 आई होती तो हम कहते हैं कि 5 साल पढ़ा तो उसकी 10,000 सैलरी हो जाएगी। 15,000 बढ़ा तो 15 साल पढ़ा तो उसकी 30,000 सैलरी हो जाएगी बेस सैलरी के ऊपर। तो जो बेसल वैल्यू है, जो बेसल सैलरी है, वो होता है वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट। अब उसके बाद कितनी सैलरी में इंक्रीज होगी या कितनी वाई के अंदर, यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल उसमें कितना चेंज होगा, वो डिपेंड करता है स्लोप के ऊपर। इस केस में हमने स्लोप कितना निकाला है? हमने स्लोप निकाला है 1। स्लोप 1 मीन्स जैसे आप एजुकेशन बढ़ाते जाओ, एजुकेशन के ईयर्स बढ़ाते जाओ, वैसे वैसे उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हो, उतनी सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। ये आपने कैलकुलेशन कर कर रिग्रेशन की रिलेशनशिप बनाई। चलो, अब अगर ये बात आपको समझ में आई तो हमारे पास मतलब बेसल वैल्यू तो समझ में आएगी कि एजुकेशन इज 0 तो भी उसके 3000 होंगे, और हर एक साल के बाद सैलरी है वह 1000 से बढ़ रही है। तो अब मुझे बताओ एमएससी वालों की सैलरी कितनी होगी? अगर ये समझ में आया तो स्लोप अभी कैलकुलेट करेंगे ना। फॉर्मूला बता, देखो कोमल, ये फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे। अभी फॉर्मूला इस्तेमाल किया ना स्लोप का, बी का, सबमिशन ऑफ एक्स सबमिशन ऑफ वाई वाला। विदिशा कह रही है, सिमरन 8,000 ही कह रही है एमएससी वाले की सैलरी। इतना बुरा क्यों कर रही है सिमरन? क्या बिगाड़ा बेचारे एमएससी वालों ने? वापस में बता देता हूं कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि 5 साल में 5वीं पास करता है, 10 साल में 10वीं पास करता है, 12 साल में 12th पास करता है, 15 साल में बीएससी पास करता है, 17 साल में एमएससी पास करता है, पीएचडी के लिए मान लेते हैं 5 साल, तो 22 साल के बाद, है ना। ये 0 साल पर 0 से। अब तो बताओ, तो हमारी इक्वेशन क्या है दोस्तों? सैलरी वुड बी, हमारी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे तो इक्वेशन क्या है? सैलरी वुड बी 3 प्लस 1 टाइप्स ऑफ एजुकेशन, एंड एजुकेशन उसने कितने साल की? 17 साल की। तो 3 प्लस 17 हो जाएगा, कितनी हो जानी चाहिए? 20,000। बेस तो जोड़ना ही पड़ेगा ना। जो इंटरसेप्ट वाली वैल्यू है प्रमिला, सुप्रिया, वो तो हमें ऐड करनी पड़ेगी भाई। 3,000 की सैलरी तो उसको तब भी मिलती ना जब वो 1 साल भी नहीं पढ़ा होता, अनपढ़ होता। ओके,
तो हमें इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इक्वेशन क्या थी हमारी, y इक्वल टू एम एक्स सी। इस इक्वेशन को तो इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, और एम एक्स की बजाय बी एक्स भी लिख सकते हो, बी एक्स सी, इसको तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा ना। क्लियर यहां तक बात। सो हमने उम्मीद की कि एमएस, इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने उम्मीद की कि उसकी एमएससी की सैलरी कितनी होनी चाहिए, लगभग 20,000, है ना। हम कितनी होनी चाहिए, लगभग 20,000, हमने ऐसी उम्मीद की। अब दोस्तों देयर मे बी सम डिफरेंस, हमने उम्मीद की कि उसकी सैलरी 20,000 है, पर हो सकता है कि एक्चुअल सैलरी कुछ उससे ज्यादा हो सकता है कुछ व्यक्तियों की एक्चुअल सैलरी उससे कम हो। हमने उम्मीद की कि वह 20,000 होनी चाहिए। प्रिडिक्शन की वैल्यू कहां लाई करनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन रिग्रेशन लाइन पर, यहां पर कहीं पर लाई करनी चाहिए। बट एक्चुअल सैलरी माइट डिविएट फ्रॉम दिस रिग्रेशन लाइन। तो पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्ट्रेट, ये तो रिग्रेशन लाइन, ये सारे पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्चुअल वैल्यूज। एक्चुअल वैल्यूज कुछ कम जगहों पर है, कुछ जगहों पर ज्यादा है। इस तरह से एक्चुअल वैल्यूज दे आर वेरिंग अराउंड दिस रिग्रेशन लाइन। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा कि अंजलि ने एमएससी कर रखी है, हमारा प्रोडिक्शन था 20,000 उसको सैलरी मिलनी चाहिए। पर उस अंजलि से जाके पूछा तुम्हारी सैलरी कितनी है, तो उसकी सैलरी निकल कर आई 25,000। 20,000 नहीं थी, उसकी सैलरी 25,000 थी। तो क्या हमने अंजलि की सैलरी को रॉन्ग एस्टिमेट किया था, या क्या हम ये कह सके अगर हमने सही एस्टिमेट किया था तो रिग्रेशन का मॉडल गलत है? नहीं, रिग्रेशन के मॉडल के अंदर एक चीज हमें और ऐड करनी पड़ेगी, जिसे कहा जाता है रेसिडुअल्स। रेसिडुअल्स का मतलब देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स बिसाइड एजुकेशन दैट मे डिसाइड सैलरी। यानी हो सकता है कि अंजलि बहुत अच्छे ढंग से बोलती हो, उसका पढ़ाने का तरीका बहुत बेहतर हो, वो ज्यादा प्रेजेंटेबल हो, कुछ एक्स्ट्रा हार्ड्स काम करती हो, तब उसकी सैलरी 20 की बजाय 25,000 है। तो रिग्रेशन से हमने कि भाई होना क्या चाहिए, बट एक्चुअल जो वैल्यू है वो उससे थोड़ी ज्यादा या उससे कम हो सकता है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और जो कुछ भी चेंज आता है उसे कहा जाता है रेसिडुअल्स। तो हमारी एक्चुअल वैल्यू है वो कुछ ऐसी होनी चाहिए, दैट इज y इक्वल टू सी प्लस बी एक्स प्लस यू होना चाहिए। व्हाट इज यू? यू इज बेसिकली रेसिडुअल्स। यू क्या है हमारे पास? रेसिडुअल्स हैं जो कि वैल्यू को बढ़ा घटा सकते हैं। सो दिस u is basically the residuals. These are some extra factor beside an education. हो सकता है उसने साथ साथ में कोई कंप्यूटर का कोर्स कर रखा हो सकता है उसने फ्रेंच की क्लासेस कर रखी हो। तो एजुकेशन के साथ साथ ये भी उसको बेनिफिट, कई सारे फैक्टर्स, मल्टी फैक्टर्स हो सकते हैं, इसको भी मल्टीपल फैक्टर्स। ओके, यहां तक बात समझ में आई कि रिग्रेशन से हमने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा सारे पॉइंट्स उसी लाइन पर गिरेंगे, उस लाइन से कुछ पॉइंट्स ऊपर भी हो सकते हैं, कुछ पॉइंट्स नीचे भी हो सकते हैं। तो ये डिविएशन क्यों आ रहा है? तो देयर आर सम अदर फैक्टर्स बिसाइड एजुकेशन व्हिच कैन आल्सो डिसाइड अ सैलरी, और उसे हम क्या कह रहे हैं? रेसिडुअल्स कह रहे हैं। ओके प्रीति, चलो आगे बात करते हैं अब। चलो अब एक, जैसे अभी अभी किसी ने कहा ना कि सर ये स्लोप कैसे निकाली, तो अब स्लोप और इक्वेशन दोनों निकालना सीखते हैं। ठीक है, फॉर जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड द लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग डाटा पेयर्स एक्स विथ फॉर गिवन अबाउट टेबल। तो इसको निकालने के लिए, स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए वाई माइनस वाई बार वुड बी इक्वल टू, हम कह सकते हैं बी एक्स माइनस एक्स बार प्लस सी, ये हमें निकालना है। ठीक है, हाँ, सी बी जीरो की जगह पर है। अच्छा, इसको बी वन लिख देते हैं, ठीक है, और इसको बी जीरो लिख देते हैं, अगर सी अगर वो पसंद नहीं है तो। ठीक है, ओके कोमल। तो बी की जगह पर आप बी वन लिख सकते हैं, और सी की जगह पर आप बी जीरो भी लिख सकते हैं। ओके,
और B1 की जगह पर आप M भी लिख सकते हैं, M वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सी की जगह पर आप कुछ किताबें ए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस फॉर्मेट वही होना चाहिए, y इजकल टू एम एक्स सी, y इजकल टू बी एक्स प्लस ए, फॉर्मेट वही होना चाहिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले दोस्तों हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा, तो हमें निकालना पड़ेगा स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप निकालने के बाद हम जो एक्चुअल एक्स वैल्यू है उसको एक्स में से माइनस कर कर एक्स की वैल्यू भी निकाल लेंगे, वाई को वाई के मीन में से माइनस कर वाई की वैल्यू को भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो कैसे करते हैं इसको, लेट्स ट्राई दिस। तो हमारा फॉर्मूला क्या है स्लोप निकालने का, n इक्वल टू सबमिशन ऑफ एक्स वाई माइनस द सबमिशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय सबमिशन ऑफ वाई। तो पहले ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमारे पास डाटा है इस तरीके 0 2 4 6 8 10 12 14, इस तरीके से हमारे पास हमने सबमिशन ऑफ एक्स किया तो कितना आया 56, सबको ऐड किया 56 आया। इस तरीके से जो y थे दोस्तों, इन y का सबमिशन किया तो y की वैल्यू आ गई, सबमिशन ऑफ y की वैल्यू आ गई 184। तो हमारे पास सबमिशन ऑफ x आ गया और सबमिशन ऑफ y आ गया। पर हमें सिर्फ सबमिशन ऑफ x नहीं चाहिए, सबमिशन ऑफ y नहीं चाहिए, हमें x और y का सबमिशन भी चाहिए। तो पहले x और y को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 0 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2, 0 से 8 का मल्टीप्लाई किया तो 16, ये सारी वैल्यू। और ये आपके पास क्या हो गया सबमिशन ऑफ एक्स वाई। तो अब हमारे पास सबमिशन ऑफ एक्स वाई भी आ गया, सबमिशन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय y आ गया। ऊपर वाली टर्म तो सारी पूरी हो गई। n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहां पर, ठीक है। क्लियर यहां तक बात कि हमने सबमिशन ऑफ x कर लिया, सबमिशन ऑफ y कर लिया, x को y के साथ मल्टीप्लाई किया और सबमिशन ऑफ एक्स वाई भी कर दिया। सिर्फ फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं। फिर n की वैल्यू कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 n की वैल्यू थी, उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबमिशन ऑफ x की वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू कितनी थी 1794, तो ये वाली वैल्यू थी। सबमिशन ऑफ x की वैल्यू कितनी थी 56, ये 56 थी। ये वाली वैल्यू कितनी थी 184, तो ये वाली वैल्यू हमने प्लेस की 56 मल्टीप्लाइड बाय 184 और इसको n का मतलब 8 से हमने मल्टीप्लाई किया। अब नीचे बॉटम पर क्या है, सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ एक्स और फिर उसका स्क्वायर। तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू 0 है तो एक्स स्क्वायर 0 होगा, x की वैल्यू 2 है तो उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 है तो उसका स्क्वायर 16 हो जाएगा, और इनका सबमिशन कहलाएगा दोस्तों सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दिस इज अ सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर। सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है वो हम यहाँ पर रख देंगे 560, और n की वैल्यू तो पता ही है आपको, n की वैल्यू 8 है। दूसरा है सबमिशन ऑफ एक्स करो और फिर उसका स्क्वायर करो। सबमिशन ऑफ एक्स तो हम यहाँ पर कर चुके हैं, तो सबमिशन ऑफ एक्स कितना है 56 और 56 का स्क्वायर करो, 56 का स्क्वायर कर लिया। बस उस फॉर्मूले को फॉलो करना है, फॉर्मूले को फॉलो करना है। फिर 8 इंटू 1794 को मल्टीप्लाई किया तो 4352 आ गया। हाँ यहां पर सॉरी, इस जगह पर सही कह रही है, किसने कहा एक्स वाई की वैल्यू 0 आएगी। ओके चलो, ओके वैल्यू में थोड़ा बहुत चेंज ज्यादा, 6 6 12 में 10 ऐड कर दिया, 6 + 6 12, 12 + 8 30 30 36 36, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा हालांकि, ठीक है। ओके क्लियर, चलो ये आपकी बात मान लेते हैं। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं 2 कर लेते हैं। तो अब हमारे यहाँ पर भी हम 2 कर लेते हैं ताकि आप नाराज ना हो मुझसे। यहाँ पर भी 2 कर लेते हैं और 8 दूनी 16, यानी यहाँ पर फिर मेरे हिसाब से 8 दूनी 16, पीछे तो 6 आएगा और 8 72 फिर 46 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ हो जाएगा, थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा मान लो। फिर इसको इसमें से मल्टीप्लाई करें तो 6 में से 4 को मल्टीप्लाई करोगे तब बस अब आपके पास 16 में से 4 को माइनस किया तो आपके पास 2 हो जाएगा। 4 में 46 में से
4 तो 42 हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ जाएगा, यानी 46 की बजाय 42 हो जाएगा, 3.01 की बजाय हो सकता है आपका 3 हो जाए, ठीक है, लगभग 3 हो जाएगा। अब तक तो ठीक है। तो देखो ऊपर क्या है, सबमिशन ऑफ एक्स वाई, उसको 8 से मल्टीप्लाई किया, सबमिशन ऑफ एक्स और सबमिशन ऑफ वाई की वैल्यू को रखा। नीचे क्या करना है हमें कि सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर दूसरा सबमिशन ऑफ एक्स पहले करो, फिर उसका स्क्वायर करो, वो वैल्यू, सब कुछ वैल्यू रखने के बाद हमारे पास बी की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 3। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्मूला है उसको फॉलो किया है। वो कह रहा है सबमिशन ऑफ एक्स, तो सबमिशन ऑफ एक्स की वैल्यू रखी। वो कह रहा है सबमिशन ऑफ वाई, तो उसकी वैल्यू रखी। वो कह रहा है कि पहले एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करो फिर सबमिशन करो, उसकी वैल्यू हमने प्लेस की। और सबमिशन ऑफ एक्स और वाई की वैल्यू को एन से मल्टीप्लाई करो, तो वो भी कर दी। बॉटम पर हमें क्या करना है कि जो सबमिशन ऑफ एक्स है उसका स्क्वायर करो, तो सबमिशन ऑफ एक्स तो ये होता है, उसका स्क्वायर करना है, उसका स्क्वायर कर दिया। और उसको एन से मल्टीप्लाई करो, तो उसको हमने 8 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। फिर दूसरा कह रहा है कि उसमें से माइनस करो, सबमिशन ऑफ एक्स पहले करो फिर स्क्वायर करो, तो सबमिशन ऑफ एक्स पहले किया तो वो हमारे पास आया 56, और फिर हमने 56 का स्क्वायर कर लिया। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो कुछ सॉल्व करने पर हमारे पास बी की वैल्यू कितनी आई, 3। ओके, चलो बस ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा दोस्तों। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रखा तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसलिए मैंने कहा कि फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको। अब यहां तक तो हमने सॉल्व कर ली थी, वो सारी वैल्यू ध्यान रख लेना जो थोड़ा बहुत चेंज किया है, मतलब कुल मिलाकर बी की वैल्यू हमारे पास 3 के आसपास आ गई। अब अगला पार्ट इक्वेशन के लिए, तो इक्वेशन के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन के लिए y वुड बी इक्वल टू y माइनस और b इक्वल टू x माइनस x, इसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। मीन ऑफ x कितना है, तो हमने देखा x की टोटल वैल्यू 56 थी और टोटल वैल्यू 8 है, तो 56 को 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास 7 आ गया। मीन ऑफ y टोटल 184 था, उसको हमने 8 से डिवाइड किया तो 27 आ गया। अब रिग्रेशन की लाइन को हम सॉल्व कर रहे हैं। दैट y, यहां पर हमने मीन की वैल्यू रखी 23, यहां पर मीन की वैल्यू रखी 7, स्लोप की वैल्यू रखी 3। सॉल्व हुआ, y इज माइनस 23 इज इक्वल टू 3x माइनस 7। फिर इसको हमने क्या सॉल्व किया है कि इस 23 को इधर तरफ लेकर गए तो 23 की वैल्यू प्लस हो गई, और इस 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 21 हो गई। फिर थोड़ा और सॉल्व किया तो 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 21, 3x माइनस 21 प्लस 23 को, ये तो दोनों एक ही स्टेप थी, इसको और सॉल्व किया तो हमारे पास 21 और 23 को दोनों को आपस में सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया +2। तो इक्वेशन हमारे पास दोस्तों क्या आ गई, y इक्वल टू 3x प्लस 2। और ये शायद ऑप्शन में होगा, कहीं कहीं देखें एक बार, ऑप्शन में था, ये रहा y इक्वल टू 3x प्लस 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको एक बात, अगर रिग्रेशन पे कोई क्वेश्चन वैसे आज तक तो आया नहीं है, ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया ये पिछली बार आ गया था, पर इस तरह क्वेश्चंस आए तो भी मेरी गुजारिश है कि टारगेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू वेस्ट योर लॉट ऑफ टाइम। और अगर वास्तव में आपकी मैथ्स इतनी अच्छी है कि आप रिग्रेशन के फॉर्मूले पर अप्लाई कर रहे हो, तो बेटर है बच्चों पार्ट ए पर दिमाग लगाओ, 4-5 कर लोगे इस एक रिग्रेशन के चक्कर में। आर यू गेटिंग, मतलब ऑब्वियसली इसको टारगेट तो रिग्रेशन को तो वही करने वाला है जिसकी मैथ्स बहुत अच्छी है, जिसको कॉन्फिडेंस है अपनी कैलकुलेशन पे। और अगर उसको वास्तव में मैथ्स के ऊपर कॉन्फिडेंस है तो फिर यहाँ पर वो क्यों फांसियां खा रहा है, फिर उसे पार्ट ए में जाना चाहिए ना ज्यादा, क्योंकि वहां की मैथ्स इस वाले रिग्रेशन वाले क्वेश्चन से बहुत इजी होगी। ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। हाँ, फॉर्मूला क्या है तो वो सबको पता होना चाहिए। फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला पता होना चाहिए कि रिग्रेशन बी निकालने का फॉर्मूला है n सबमिशन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय y माइनस सबमिशन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय सबमिशन ऑफ y डिवाइड बाय n सबमिशन ऑफ x स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ x का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, बड़ा आश्चर्य वाली बात है कि ये क्वेश्चन पिछली बार नेट में आ गया, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि रिग्रेशन के लिए इतने सारे स्टेप्स करो, और विदाउट कैलकुलेटर आप इतने सारे स्टेप्स करो, तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग। डाटा भी कोई वो खतरनाक नहीं थे, 14,352, 10,000, सिंपल डाटा भी नहीं थे, दे वर वेरी कॉम्प्लेक्स डाटा। ओके, चलो आगे बात करते हैं। तो हमें ये भी पता होना जरूरी है किस तरीके के क्वेश्चंस को छोड़ना है, क्योंकि वी डोंट हैव टाइम। 3 घंटे कैसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा मेन एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चंस में हाथ लगाना मतलब 15 मिनट के लिए नहीं। वैशाली, ये स्टेट्स का पार्ट ही है। हाँ, हम पार्ट ए, मतलब मैं नहीं, सौविक सर कराएंगे पार्ट ए, बट पार्ट ए भी होगा बेटा आपका, चिंता मत करो उसकी। देन दोस्तों
एक और सिंपल सी बात कर रहे हैं, स्टूडेंट टी टेस्ट। स्टूडेंट टी टेस्ट में भी जैसे मैंने कहा आपको पूरा न्यूमेरिकल पार्ट पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि बस न्यूमेरिकल पार्ट पर आप जाओगे, मैं करवा दूंगा स्टेप बाय स्टेप, बट न्यूमेरिकल पार्ट पे जाओगे तो 20 मिनट लगेंगे। और उम्मीद करता हूं कि न्यूमेरिकल पार्ट से एटलीस्ट टी टेस्ट और एनोवा से तो क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। पर फिर भी स्टूडेंट टी टेस्ट होता क्या है? सो बेसिकली स्टूडेंट टी टेस्ट में स्टूडेंट बेसिकली एक उपनाम था, पेन नेम था किसका? WS गोसेट का। जैसे कवि, कई सारे कवि लोग होते ना, रविशंकर निराला, तो निराला कोई कास्ट नहीं, वो उनका पेन नेम है जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं, है ना? तो ऐसे ही पेन नेम आपके पास, ये स्टूडेंट किसका पेन नेम था? तो स्टूडेंट पेन नेम था WS गोसेट का। जब उनने अपना पेपर पब्लिश किया तो उस दौरान वह जिस डाटा के साथ डील कर रहा था वह कॉन्फिडेंशियल था, इसलिए वो रिवील कर नहीं सकता था अपना असली नाम। इसलिए जो उन्होंने टी टेस्ट के ऊपर पेपर पब्लिश किया, दैट वाज विथ अ नेम ऑफ स्टूडेंट, उसने अपना नाम रखा स्टूडेंट, ठीक है? वो नाम यूज किया, पेन नेम यूज किया, ठीक है? तो स्टूडेंट टी टेस्ट इस्तेमाल कब किया जाता है? जब कभी भी दो सैंपल मीन को कंपेयर करना हो, व्हेन टू सैंपल मीन्स दे हैव टू बी कंपेयर्ड, तो हम स्टूडेंट टी टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो दो स्टूडेंट टी टेस्ट, दो मीन को कंपेयर करने के लिए। अब दोस्तों अगर सैंपल की साइज 30 से कम है तो उसी के लिए हम टी टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, और अगर वही सैंपल की साइज 30 से ज्यादा बढ़ जाती है तो टी की वजह से क्या कहते हैं? जेड टेस्ट। बस, है ना? एग्जाम में जेड टेस्ट आ जाए तो ये मत कहना कि सर ने कराया नहीं, वैसे सिलेबस में नहीं आना नहीं चाहिए, पर फिर भी इफ द डाटा इज मोर देन, जो डाटा मतलब ग्रुप 1 में 30 से ज्यादा डाटा हो, ग्रुप 2 के अंदर भी 30 से ज्यादा डाटा हो, ग्रुप 1 का भी कोई मीन हो, ग्रुप 2 का भी कोई मीन हो, और उनको आप कंपेयर कर रहे हो, तो उसको टी टेस्ट की बजाय वी विल यूज द टर्म जेड टेस्ट। जेड वैल्यू तो कल पढ़ी थी ना कि 95% कॉन्फिडेंस लेवल के लिए जेड वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तुमने कहा 1.96, तो वही जेड टेस्ट से वो वैल्यू आती है, ओके? जब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल पढ़ रहे थे। तो आगे बात करें कि टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहले हमें ये मानकर चलना पड़ता है कि डाटा है वो किस तरीके से होने चाहिए? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। दे कैन वेरी फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, मतलब काफी दूर तक रेंज कर सकते हैं। पर जैसे जैसे नंबर ऑफ सैंपल्स एन की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, और जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, ऑब्वियसली डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ती जाएगी, क्योंकि नॉर्मली जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो n-1 से निकालते हैं आप। तो जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? n-1। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ाते जाओगे तो डाटा जो इनफाइनाइट लेवल थे वो धीरे 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 पास आती जाएगी और वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती जाएगी। तो जैसे जैसे आप डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे कर्व ऐसा नॉर्म इनफाइनाइट से धीरे धीरे रेस्ट्रिक्ट होते हुए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह दिखना शुरू हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन कहने को माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हो सकता है, पर टी डिस्ट्रीब्यूशन से हम यूजफुल कंक्लूजन तब ड्रॉ कर सकते हैं जब सैंपल साइज बढ़ती जाएगी। तो जैसे 5 से 10 किया, 10 से 20 किया, तो वो फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड की तरह एक कर्व दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो बहुत लार्ज वैल्यू है तो वेरिएशंस बहुत ज्यादा होंगे। जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ाते जाओ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आप बढ़ाते जाओगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता जाएगा, मतलब ज्यादातर वैल्यूज है वो आपको एवरेज की तरह दिखाई देगी। अब जो एक्सट्रीम्स है वो थोड़े थोड़े खत्म होते जाएंगे, डिविएशन कम होता जाएगा, है ना? तो टी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इस फोटोग्राफ से क्या समझ में आता है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन के जो डाटा है, पहली बात तो पैरामेट्रिक डाटा है। पैरामेट्रिक डाटा के अंदर जैसे जैसे आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ाते जाओगे, जो वेरिएशंस हैं वह कम होते जाएंगे, और जो कर्व है वो ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह दिखना शुरू हो जाएगा। और आप 30 से ज्यादा डाटा होंगे तो इसको हम टी डिस्ट्रीब्यूशन की बजाय जेड डिस्ट्रीब्यूशन कहना शुरू कर देंगे, ओके? ठीक है, तो आगे बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि टी टेस्ट का इस्तेमाल सबसे पहले गोजेट ने किया था, और बेसिकली वह एक मतलब वाइन कंपनी में काम करता था, या मोर ब्रेवरी में काम करता था, जहां पर बेसिकली बियर का प्रोडक्शन होता है।
और बियर के लिए ऑब्वियसली आपको वीट चाहिए या कुछ न कुछ मेज चाहिए, तो ये वीट की 2 फील्ड थी जिससे उनकी कंपनी बियर बनाया करती थी। उसे लगा कि जो इस साइड में वीट है और इस फील्ड के अंदर जो वीट है, उनके अंदर कुछ डिफरेंसेस है प्रोडक्शन में, मीन प्रोडक्शन में डिफरेंसेस है। और ये जो मीन प्रोडक्शन में डिफरेंसेस है, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ अ बियर। पर वो कैसे पता करे कि भाई यहां पर जो मीन है, मीन आपके पास वैल्यू आ रही है और यहां पर जो मीन प्रोडक्शन वैल्यू आ रही है, मीन प्रोडक्शन वैल्यू इस फील्ड में, मीन प्रोडक्शन वैल्यू इस फील्ड के अंदर, क्या उनमें जो डिफरेंसेस है वह सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है? सिग्निफिकेंट का मतलब कि हाँ कुछ विशेष बात है फील्ड 1 और फील्ड 2 में, दोनों डिफरेंस है। नॉन सिग्निफिकेंट मतलब कि इतना बहुत वेरिएशन तो चलता है। तो फील्ड 1 का मीन कुछ अलग था, फील्ड 2 का मीन कुछ अलग था, उन्होंने ये देखा। और ये टेस्ट कैसे करे कि जो ये मीन में डिफरेंसेस है वो सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट? और सिग्निफिकेंट तो रिसर्च भी करनी चाहिए कि हाँ इधर इसकी तरफ यील्ड ज्यादा है, तो यील्ड ज्यादा क्यों है, आगे वो पता भी लगाएगा। और कहेगा कि नहीं इतना तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है, इतना डिफरेंस तो हो सकता है। नल हाइपोथेसिस तो हमेशा ये कहेगी ना कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन अ मीन, तो आगे रिसर्च ही करने की जरूरत नहीं है। पर अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है और हम ये कहते हैं कि नहीं मीन में थोड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, और सिग्निफिकेंट डिफरेंस से ये बताता है कि यहाँ पर प्रोडक्शन ज्यादा है, तो हम ये हमेशा पता करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि इस फील्ड के अंदर जो प्लांट्स हैं वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, मीन प्रोडक्शन उसमें ज्यादा है, ताकि हम वही फैक्टर फील्ड 2 को भी दें, वहां पर भी प्रोडक्शन को ज्यादा ऑब्टेन कर सके। समझ में आया ना? कंसेप्ट समझ में आया कि वाई वी आर डूइंग आर टी टेस्ट। टी टेस्ट क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? कि मीन में डिफरेंस तो दिख रहा है साफ साफ कि इधर और इधर कुछ गड़बड़ है। इसको और इस तरीके से समझ सकते हैं कि मेरे 2 क्लासेस के बैचेस हैं, है ना, एक मॉर्निंग का बैच है और एक इवनिंग का बैच है। मॉर्निंग के बैचेस के अंदर जो मीन मार्क्स आ रहे हैं वो मान लो 50% के आसपास आ रहे हैं, और शाम के वक्त जो बैच हो रहा है उसके अंदर जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं वो 55% आ रहे हैं, 100 बच्चों के एवरेज 55। अब मुझे लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि शाम के बच्चे 55% लेकर आ रहे हैं और सुबह के बच्चे 50% लेकर आ रहे हैं। तो हमारे नीले सर ने हाइपोथेसिस की नहीं सर ये नॉन सिग्निफिकेंट है, इतना बदलाव चलता है, 50-55% में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इतना डिविएशन पॉसिबल है। उनकी नल हाइपोथेसिस दैट इज देयर इज नो डिफरेंस whether student is studying in morning or in evening, the mean of both the group is non-significant. The difference in the mean of the two group is non-significant. पर मुझे ये लगता है कि नहीं कुछ बात है, और उसके लिए मुझे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करनी पड़ेगी और मुझे ये कहना पड़ेगा कि देयर इज सम सिग्निफिकेंट डिफरेंस, देयर इज सम रीजन जिसकी वजह से शाम के बैच का परफॉर्मेंस बेटर है, और वो फैक्टर मैं ढूंढूंगा ताकि वही फैक्टर मैं सुबह के बैच में भी लगाऊं, ताकि उनका भी तो एवरेज बढ़कर 55 आ जाए। मैं क्यों चाहूंगा कि उनका एवरेज 50 ही रहे? आर यू गेटिंग दिस प्रॉब्लम कि भाई मेरे साथ समस्या क्या है? ओके तो चलो आगे बात करते हैं, इस तरीके की समस्या को लेकर आगे बढ़ते हैं। बस वो बेसिकली गॉसेट भी ये सोच रहा था कि एक फील्ड में ज्यादा उत्पादन हो रहा है, दूसरे में कम हो रहा है। बाकी सबको लगता था कि नहीं नहीं ये तो इतना बहुत छोटा मोटा चेंज चलता है, पर उसके दिमाग में बात हजम नहीं हो रही थी, तो उसके लिए उन्होंने टी टेस्ट को इजाद किया। अब टी टेस्ट हम कल भी बात कर रहे थे, टी टेस्ट अनपेड भी हो सकता है और पेड भी हो सकता है। अनपेड का मतलब जो एक सैंपल आप ले रहे हैं जिसमें 30 के आसपास प्लांट कलेक्ट करेंगे, वो इस फील्ड से ले रहे हैं, और ये दूसरी फील्ड से आप यहां से 30 प्लांट ले रहे हैं, तो ये 2 अलग अलग जगह है, फील्ड 1 और फील्ड 2, और उनसे सैंपल्स को ड्रॉ कर रहे हैं, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? इंडिपेंडेंट या अनपेड सैंपल्स, जिसे अनपेड टी टेस्ट कहा जाएगा। पर यह भी तो हो सकता है कि आप दोस्तों दोनों ही कुछ प्लांट्स 30 प्लांट यहां से लिए एक बार, और फिर या 25 प्लांट यहां से कलेक्ट किए इसी फील्ड में, और वापस इससे 25 प्लांट और कलेक्ट किए, इसका कुछ मीन आया सपोज 7.8, इसका मीन आया वापस इसी जगह से मीन आया 8.2, इनके मीन में भी डिफरेंस है, इनको कंपेयर कर रहे हो, तो इससे क्या कहा जाएगा? पेयर टी टेस्ट। और इधर से आपने 25 प्लांट कलेक्ट किया और उसका मीन 8.6 आया, और 8.6 को 7.8 से कंपेयर करा रहे हो, तो इससे क्या कहा जाएगा? अनपेयर टी टेस्ट। ठीक है, तो फील्ड 1 के कुछ प्लांट, फील्ड 2 के कुछ प्लांट्स, उनके मीन को कंपेयर कर रहे हो, तो उसे अनपेयर्ड कहा जाएगा। फील्ड 1 में ही जो प्लांट्स है उनका मीन निकाला, फिर दूसरी बार उसी फील्ड से वापस कुछ प्लांट्स निकाला, उनका मीन निकाला, तो
अब उन्हीं को आपस में कंपेयर कर रहे हो तो इसे क्या कहा जाएगा? पेड। पेड क्यों? क्योंकि इनमें दोनों में सिमिलर तरीके के फैक्टर्स मिले होंगे, क्योंकि एक ही फील्ड से आप इनको कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। मोर एक्यूरेटली पेड का मतलब है रीसैम्पलिंग। रीसैम्पलिंग का मतलब होता है कि सेम पॉपुलेशन में से वापस आपने सैंपल को विड्रॉ किया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अनपेड टी टेस्ट कब कहा जाएगा और पेड टी टेस्ट कब कहा जाएगा? ओके। अब बताओ, अगर सब कुछ समझ में आया तो पेड टी टेस्ट और अनपेड टी टेस्ट का एनालॉगस नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन सा है? नॉन पैरामेट्रिक, ये तो पैरामेट्रिक टेस्ट है जिसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मान कर चल रहे हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से हैं इनके इक्विवेलेंट? वेरी गुड संजना। और पेड इट इज विल्कॉक्सन। अरे स्पीयरमैन कहां आ गया? स्पीयरमैन तो कोरिलेशन था। मैन विटनी, यस, मैन विटनी यू टेस्ट। क्या? यस, ये पढ़े थे तो ये बात मैंने कहा था आपको याद कर लेनी है। चलो आगे बात करते हैं। पेड और अनपेड समझ में आ गया। अब दोस्तों यहां पर एक टर्म बार बार आती है कि वन टेल्ड टी टेस्ट एंड टू टेल्ड टी टेस्ट। एक और टर्म भी हमारे पास बार बार आती है कि वन टेल्ड और टू टेल्ड। वन टेल्ड एनोवा, टू टेल्ड एनोवा, वन टेल्ड टी टेस्ट या टू टेल्ड टी टेस्ट। तो जब कभी दोस्तों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी दो पूंछ होती है। दो पूंछ मतलब एक टेल इधर की तरफ भी होती है और एक टेल इधर की तरफ भी होती है। आप सिर्फ डेविएशन एक एक्सट्रीम साइड से इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो कि भाई इस प्रोडक्शन से कम वालों को ही मैं स्टडी करूंगा, क्या गड़बड़ है, तो उसे वन टेल कहा जाएगा। पर आप अगर जो मीन है एक लोअर रेंज है उससे कम या एक हायर रेंज है उससे ज्यादा, उनको भी इंक्लूड कर रहे हो, उन दोनों को एक साथ इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? टू टेल्ड टी टेस्ट। ठीक है। आर यू गेटिंग दिस? कि वन टेल्ड कब कहेंगे? तो वन टेल्ड मतलब आप एक तरफ के डाटा है उन्हीं को स्टडी करो, इन्वेस्टिगेट करो कि भाई इस मीन से इससे कम हो गए, उनके बारे में हम पता कर रहे हैं, तो इसे कहा जाएगा वन टेल्ड। और अगर आप दोनों ही टेल्ड यानी इससे हायर लेवल है या इससे लोअर लेवल है उसको आप स्टडी करते हो, तो इसे क्या कहा जाएगा? टू टेल्ड टी टेस्ट। ठीक है। जैसे हम बात कर रहे थे ना कि कब कॉन्फिडेंस इंटरवल में हमेशा प्लस माइनस, और प्लस माइनस की आप बात कर रहे हो तो उसका मतलब आप टू टेल्ड की बात करो। सिर्फ प्लस की बात कर रहे हो या सिर्फ माइनस की बात कर रहे हो तो वो हो गया वन टेल्ड, है ना। जब कभी भी आगे साइन ऐसे प्लस माइनस लगा होता है, प्लस माइनस 5, इसका मतलब आप क्या बात कर रहे हो? टू टेल्ड। या आप कह रहे हो सिर्फ +5 वालों को इंक्लूड करना है या -5 वालों को इंक्लूड करना है, तो इसका मतलब आप क्या बात कर रहे हो? वन टेल की बात कर रहे हो। ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो टी टेस्ट कुड बी वन टेल्ड और इट कुड बी टू टेल्ड। और एनी टेस्ट जो पैरामेट्रिक टेस्ट है, क्योंकि सभी पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वह वन टेल्ड भी हो सकता है और टू टेल्ड भी हो सकता है। आप सिर्फ ये पता लगाओ कि मीन से छोटी वाली फिशेस कितनी है तो वो वन टेल्ड हो जाएगा। मीन से सिर्फ बड़ी वाली फिशेस कितनी है तो भी वो वन टेल्ड होगा। इस लेवल से स्मॉल वाली कितनी है और इस लेवल से ज्यादा वाली कितनी है ये पता कर रहे हो तो वो फिर टू टेल्ड हो जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं। तो आपको टी टेस्ट को करने के लिए कुछ अजम्पशंस लेने पड़ेंगे, वो आपको अच्छी तरीके से पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए क्योंकि है ये पैरामेट्रिक टेस्ट है, और जो फील्ड 1 है और फील्ड 2 है उसमें सिमिलर वेरिएंस होनी चाहिए, एक जैसी वेरिएंस। सेम नंबर ऑफ डाटा सेट, यानी यहां से अगर 25 प्लांट सेलेक्ट किए तो यहां से भी आपको 25 प्लांट सेलेक्ट करने चाहिए, और कोशिश करो कि 20 से 30 के बीच में है लो, क्योंकि 30 से ऊपर होते फिर टी टेस्ट की वजह से हम जेड टेस्ट करना शुरू कर लेंगे। 20 से कम होने पर क्या होगा कि वेरिएंस बहुत ज्यादा होगा, वेरिएंस को आपको कम करना है तो नॉर्मल गॉसियन कर्व होना चाहिए, उसके लिए आपके डाटा सेट कम से कम 20 से 30 के बीच में होनी चाहिए। तो दीज आर द अजम्पशंस व्हिच इज सजेस्टेड बाय फॉर द टी टेस्ट। ओके, आगे बात करें कि क्या क्या अजम्पशंस हमें मान के चलनी है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सिमिलर वेरिएंस होनी चाहिए, जो सेम नंबर ऑफ डाटा सेट, यानी इधर से 25 प्लांट्स को लिया तो इधर से भी 25 प्लांट को लेना चाहिए। नंबर ऑफ प्लांट शुड बी इन बिटवीन समवेयर 20 to 30 so that you can get a normal distribution with a lesser variance. Then अब टी टेस्ट का फॉर्मूला देखा जाए तो जो हम टी टेस्ट में टी वैल्यू निकालेंगे, टी वैल्यू का एक फॉर्मूला देखा जाए तो बहुत सिंपल सा है। टेस्ट हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हमें क्या निकालना है? टी वैल्यू। और टी वैल्यू का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, सिग्नल एंड नॉइस। सिग्नल का मतलब
जो दो ग्रुप है उनके मीन में डिफरेंस वो बता रहा है सिग्नल, मतलब इट इज इन फेवर ऑफ योर बिलीफ दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, है ना। एक फील्ड में कोई आपका मीन 12 आया, दूसरे मीन के अंदर दूसरे फील्ड के अंदर मीन 15 आया, तो ये एक सिग्नल है ना जो आपको मजबूर कर रहा है कि आप रिसर्च करो और ये पता लगाने की कोशिश करो कि नहीं नहीं देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड एज सिग्नल। तो ये इधर की वैल्यू और इसमें कोई मीन की वैल्यू 10 आई, इसके अंदर वैल्यू कोई 15 आई, तो इसे क्या कहा जाएगा, सिग्नल। तो इनमें डिफरेंस है, दीज वुड बी रेफर टू अ सिग्नल व्हिच विल, जो जिसकी वजह से आप की वैल्यू निकालने जा रहे हो। पर विद इन अ ग्रुप, ये ग्रुप 1 है उसके अंदर भी वेरिएंस है, ग्रुप 2 है उसके अंदर भी वेरिएंस है, और इसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं, यहां पर देखो कुछ जगह पर ओवरलैप हो रहे हैं, तो इन्हें कहा जाता है नॉइस। तो वेरिएंस बिटवीन ग्रुप भी हो सकता है और वेरिएशन विद इन अ ग्रुप भी हो सकता है। तो वेरिएशन विद इन अ ग्रुप को कहा जाएगा नॉइस, वेरिएशन बिटवीन ग्रुप को कहा जाएगा सिग्नल। ज्योति, सिमिलर वेरिएंस का मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा और दूसरे का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, इस तरीके की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मीन के आसपास जो डिविएशन है ज्योति दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए, और सिमिलर वेरिएंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डाटा सेट सेम लेने पड़ेंगे, ओके। अगर यहां 25 प्लांट ले रहे हो तो इधर भी 25 प्लांट ले रहे हो। आगे बात करते हैं। तो सिग्नल क्या हुआ दोस्तों, सिग्नल हुआ दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप मीन, एंड नॉइस क्या हुआ, वेरिएबिलिटी ऑफ ग्रुप। समझ में आ गई। टी वैल्यू बहुत सिंपल शब्दों में, कितने सरल शब्दों में समझने को चाह रहा हूं, टी वैल्यू इज सिग्नल बाय नॉइस। सिग्नल जितने ज्यादा है टी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, और टी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी क्रिटिकल वैल्यू से हम क्रॉस करेंगे, यानी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। टी वैल्यू जितनी कम होगी उतना आपको दुखी हो जाना चाहिए, क्योंकि नल हाइपोथेसिस सही होने वाली है। क्योंकि एक यहां पर भी कोई क्रिटिकल वैल्यू तो होगी, जिससे बाहर निकल गए तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट, जिससे कम हुई तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट कि सिग्नल बाय नॉइस का मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप मीन डिवाइड बाय द वेरिएबिलिटी विद इन अ ग्रुप, उसे हम टी वैल्यू निकालेंगे। अब फॉर्मूला क्या है, ये तो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, है ना त्रिशा। टी वैल्यू का क्या मतलब है, इट इज अ डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप मीन, जैसे मैंने कहा यहां पर 10 है और यहां पर 15 है, दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप मीन। डिफरेंस बिटवीन ग्रुप 5 आ गया तो उसे कहा जाता है सिग्नल। और वेरिएबिलिटी ऑफ ग्रुप, कि देखो ये वाला ग्रुप 1 है वो भी यहां से यहां तक वेरी कर रहा है, यानी इसकी वैल्यू हो सकता है कि कोई 4 से लेकर 16 तक वेरी कर रही है। ग्रुप 2 है उसकी वैल्यू आप देख सकते हो कि कोई वैल्यू 8 से लेकर 24 तक वेरी कर रही है, दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबिलिटी ऑफ ग्रुप। ग्रुप 1 is variable from 4 to 16 and group 2 is variable from 8 to 24, this is called as variability of group। ठीक है त्रिशा, इज इट क्लियर। ओके बेटा आगे बात करते हैं। देखो अब फॉर डिफरेंस बिटवीन द मीन निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज एक्स का मीन निकालो, ग्रुप 1 का मीन निकालो, ग्रुप 2 का मीन निकालो और दोनों को माइनस कर लो। और वेरिएबिलिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएंस निकालना पड़ेगा। तो वेरिएबिलिटी निकालने के लिए वेरिएंस कैसे निकालेंगे, तो अगर वेरिएंस का अंडर रूट स्टैंडर्ड डिविएशन होता है तो स्टैंडर्ड डिविएशन का वापस स्क्वायर करोगे तो वेरिएंस आ जाएगा। तो वेरिएंस डिवाइड बाय n1, वेरिएंस डिवाइड बाय n2, ये क्या है, वेरिएंस डिवाइड बाय n2 इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अब आपको नॉइस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उनका अंडर रूट निकालो, इससे आपके पास क्या आ जाएगी, नॉइस आएगी। तो आप थोड़ा ट्राई करके देखें, हालांकि न्यूमेरिकल हमें एग्जाम में नहीं करना है, ये फॉर्मूला है। अगर डायरेक्टली कोई फॉर्मूला कोई पूछे तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना। फॉर्मूला क्या है, मीन ऑफ ग्रुप 1 माइनस मीन ऑफ ग्रुप 2 डिवाइड बाय वेरिएंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रुप 1 प्लस वेरिएंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ ग्रुप 2, और दोनों का अंडर रूट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर p वैल्यू। ओके
चलो बस फॉर्मूला याद रख लो, क्योंकि न्यूमेरिकल तो आएगा तो आधा घंटा लगेगा, हम कर भी नहीं पाएंगे, है ना। तो कम से कम फॉर्मूला वैसे पता चल जाएगा। एक मीन में से दूसरा मीन माइन करो तो मीन मीन को कंपेयर करने का तो एक ही हमारा स्टैटिकल टेस्ट है और उसका नाम है टी टेस्ट। ओके, चलो आगे बात करते हैं। अब जैसे मैंने एक एक्सेल शीट में कुछ डाटा लिए, ये फील्ड 1 में मैंने डाटा लिए, वहां पर फील्ड 1 के अंदर जो डाटा है उनका कुछ इतना टर्न्स पर हेक्टेयर है वो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। ऐसे कुछ डाटा लिए फील्ड 1 में, फील्ड 1 में के कुछ डाटा है, फील्ड 2 के कुछ डाटा है, मींस इतना टर्न पर हेक्टेयर वो कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, ऐसा कुछ मेरे पास डाटा है टर्न पर हेक्टेयर में। इसमें भी कुछ फील्ड 1 में, फील्ड 2 के अंदर भी टर्न पर हेक्टेयर कितना पैदावार हो रहा है उसको मैंने यहाँ पर रखा। तो यहां से भी मैंने डाटा सेट ले लिए ऐसे इस तरीके से, और इस जगह पर भी मैंने डाटा सेट ले लिए। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, x1 निकालना पड़ेगा और x2 निकालना पड़ेगा। x1 वुड बी द मीन ऑफ फील्ड 1, तो मीन कैसे निकालेंगे, इन सब का टोटल कर टोटल वैल्यूज है उसको डिवाइड करो। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मीन। तो मीन हमारे पास टोटल डाटा वैल्यूज कितनी है 16, तो इन सबको टोटल करो, इन सबको टोटल करो और टोटल कर हमारे पास टोटल 16 वैल्यूज है, उसको 16 से डिवाइड करो, आपके पास मीन आ जाएगा, ठीक है। हालांकि तो मैंने एक्सेल शीट में किया है, इसलिए मैं कह रहा हूं एग्जाम में आने की संभावना बहुत कम है। तो फील्ड 1 का मीन कितना आ गया 15.38, फील्ड 2 का मीन कितना आ गया 15.68। ओके, फील्ड 1 का मीन भी आ गया, फील्ड 1 2 का मीन। आप देख रहे हो दोनों के अंदर मीन में डिफरेंस है ना, एक फील्ड में कितना आ रहा है मीन 15.38 आ रहा है और दूसरे के अंदर 15.68 है। तो नल हाइपोथेसिस तो क्या कह रही है, नल हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट क्या होगा कि मीन में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। हाँ, x1 माइनस x2 इज डिफरेंस इन द मीन्स, और डिफरेंस इन मीन्स अभी निकालेंगे। तो वो डिफरेंस नाम मामूली सा है और नीलेश सर ने कहा कि ये डिफरेंस कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। बट अगर उन्हें उनकी बात को एक्सेप्ट करना है या उनकी बात को रिजेक्ट करना है तो हमें पहले टी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और टी वैल्यू क्या क्रिटिकल वैल्यू से कम है तो नीलेश सर की बात सही हो जाएगी, और उससे पांव बाहर निकल गए हमारी टी वैल्यू के तो हम आप उसको रिजेक्ट करेंगे। चलो आगे बात करते हैं। तो हमने x1 निकाल लिया है, x2 निकाल लिया, ठीक है। अब हमें निकालना है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमने कैसे निकाला, हालांकि मैं तो एक्सेल से निकाल, बाकी स्टैंडर्ड डिविएशन पता ही ना। पहले x को x माइनस 1 मतलब x को मीन से माइनस किया, फिर उस डिविएशन का स्क्वायर किया, डिविएशन को स्क्वायर करने के बाद उसको मैंने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया, फिर उसका मैंने अंडर रूट निकाला, उससे स्टैंडर्ड डिविएशन आया। पर अभी हमें स्टैंडर्ड डिविएशन तो पहले क्लास में हो चुका है, तो मैंने इस तरीके से पहले के अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन निकला 0.31, दूसरे के अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन निकला 0.4। तो मैंने मीन निकाल लिया और हमने स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाल लिया, दूसरे का भी स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लिया, फील्ड 1 का स्टैंडर्ड डिविएशन, फील्ड 2 का स्टैंडर्ड डिविएशन। फिर उसके बाद अगला स्टेप मुझे निकालना है वेरिएंस। तो वेरिएंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। तो 0.3 का स्क्वायर करोगे तो 0.3 इंटू 0.3 लगभग 0.09 आएगा, 0.4 है इसका स्क्वायर करोगे तो 0.4 इंटू 0.4 0.16 आ गया। तो मेरे पास अब क्या आ गया, वेरिएंस आ गया। तो अब मैंने वेरिएंस भी निकाल लिया, वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ, वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। वेरिएंस भी निकाल लिया हमने। अब वेरिएंस निकालने के बाद हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो वेरिएंस विद इन अ ग्रुप है ना ये, क्योंकि नॉइस सिग्नल बाय नॉइस है, तो सिग्नल क्या है ऊपर वाली डिफरेंस इन मीन और नीचे वाली वैल्यू क्या है नॉइस, नॉइस क्या है वेरिएंस इन ग्रुप 1 एंड वेरिएंस इन ग्रुप 2, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। हमारे पास तो यहां तक पहुंच गए, हमारे पास n की वैल्यू कितनी है वो तो दिख ही रही है, 16 वैल्यू है। यहां से लेकर यहां तक कितनी कितनी डाटा हम स्टार्ट कर रहे हैं, टोटल ये डाटा कितने इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, 16 डाटा फील्ड 1 के हैं और 16 डाटा फील्ड 2 के हैं। तो जो हमारे पास वैल्यू आई इसको 16 से करो, इस वाली वैल्यू है इसको भी आप 16 से डिवाइड करो, सारी वैल्यू प्लेस की ना। 15.38 पहले का मीन, 15.68 दूसरे का मीन, 0.097 वेरिएंस ऑफ फर्स्ट फील्ड, 0.165 वेरिएंस ऑफ सेकंड फील्ड। इसको हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं। फिर अगले स्टेप में बस अब तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसमें से माइनस किया तो हमारा 0.30 आया और नीचे वाली वैल्यू को डिवाइड किया तो हमारे पास 0.13 आया। टी वैल्यू कितनी आई 2.3। अब क्या एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, क्या करें, है ना। टी वैल्यू आ गई हमारे पास 2.3, टी वैल्यू हमारे पास 2.3 आ गई, सारा फॉर्मूले वैल्यू रखकर हमारे 2.3 आ गई। अब यहां पर डिसीजन मेकिंग है,
नल हाइपोथेसिस है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैंपल, कि भाई 15.38 और 15.68 में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है जिसकी चिंता की जाए, टेंशन की जाए, ये डिफरेंस नगण्य है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 कहते हैं कि नहीं, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ऐसे कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं, डिफरेंस तो है ही। पर अब नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो किस प्रोबेबिलिटी लेवल पर आपको चेक करना है, उसके लिए टी वैल्यू की टेबल के अंदर क्रिटिकल वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा एट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। पी वैल्यू, यस पी वैल्यू आ गई, अब हमें पी वैल्यू की बात आई। पी वैल्यू के अंदर टेबल, वेरी गुड। मतलब आप कितने परसेंट श्योर हो, 95% श्योर हो या 99% श्योर हो कि नल हाइपोथेसिस गलत है, तो उसके लिए कोई डिसाइड तो करना पड़ेगा। लेसर द पी वैल्यू मोर यू वुड बी श्योर कि यस नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट। ठीक है, ये कल वाली बात अब यहां पर अप्लाई हो रही है। तो सपोज दोस्तों हमने आगे किया कि हमारे पास टी वैल्यू कितनी है 2.3 और ये टी टेबल है, क्रिटिकल वैल्यूज की टेबल है। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है, टी क्रिटिकल वैल्यू आप कैलकुलेट करो। हमारे पास टी वैल्यू तो आ गई, क्रिटिकल वैल्यू से अगर टी वैल्यू लोअर आती है तो हमें रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, और क्रिटिकल वैल्यू से टी वैल्यू अगर हायर आती है तो हमें रिजेक्ट करना चाहिए। तो क्रिटिकल वैल्यूज हमारे पास आएगी, क्रिटिकल वैल्यू से चीजें टी वैल्यू हायर है तो रिजेक्ट, क्रिटिकल वैल्यू से वैल्यू लोअर है तो एक्सेप्ट। कल बात करते हैं कि एक रेंज है, उससे बाहर की तरफ पांव फैले तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट, उसके अंदर अंदर रेंज के अंदर अंदर वैल्यू रही तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट। तो नल हाइपोथेसिस ने अपने पांव चद्दर से बाहर फैलाई नहीं और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई नहीं, कल भी हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो हमें बेसिकली टी टेबल से कैलकुलेट करना पड़ेगा क्रिटिकल वैल्यू। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर क्या है कि टोटल आपके पास फील्ड 1 के अंदर भी 16 ऑब्जर्वेशंस हैं, फील्ड 2 के अंदर भी 16 ऑब्जर्वेशंस थी, तो टोटल आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम n+1 n+2 -2 हो जाएगी, क्योंकि फील्ड 1 के अंदर आप ऐसा ही लिखो ना n-1 फील्ड 1 की, वो आपकी हो जाएगी 16 - 1, n-1 फील्ड 2 की होगी, हो जाएगी 16 - 1, तो टोटल 15 + 15 दोनों होकर कितनी हो गई 30। ठीक है, एग्जाम ये क्वेश्चन आ सकता है, if you are studying 16 plants or you are taking 16 observation in group 1 and you are taking 16 observations in a group 2, what would be the total number of what would be the total degree of freedom? तो ध्यान रखना यहाँ पर आपको क्या करना है, 16 + 16 32, 32 में से -2 क्या, क्योंकि एक ही ग्रुप में अगर 32 होते तो फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम 31 होता, बट देयर आर टू डिफरेंट ग्रुप्स, एक क्लास 1 है और एक क्लास 2 है, तो क्लास 1 की डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 होगी, ऐसे क्लास 2 की डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो भी 15 होगी। ठीक है, गॉट दिस पॉइंट कि कैसे आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकाला कि इधर की तरफ 16 टोटल ऑब्जर्वेशन थी तो n-1 इसका भी क्या, 16 इधर की तरफ इसका भी n-1 किया, यानी 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम इधर भी है, 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम इधर भी है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 30। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, तो अब हम इसको चेक करेंगे कि ये टेबल है हमारे पास, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें कहां देखना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें देखना है 30 पर, 27 28 29 30 पर देखना है, और 30 के ऊपर हमारे पास, और किस प्रोबेबिलिटी लेवल पर देख रहे हैं, 0.05 लेवल पर। मैंने जनरली कहा है कि कट ऑफ वैल्यू 0.05 होती है, उसके ऊपर वैल्यू देखते हैं, और अगर ध्यान से देखें तो टी वैल्यू हमारे पास जो निकल कर आई डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए वो आई 2.04, क्रिटिकल वैल्यू कितनी आई 2.04। अब बताओ एक्सेप्ट या रिजेक्ट? नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करें रिजेक्ट करें? हाँ, यही एग्जाम में गिवन होगा प्रांशी, यही कि क्रिटिकल वैल्यू इज 2.04 एंड कैलकुलेटेड टी वैल्यू इज 2.3, तो whether we should accept a null hypothesis that there is no significant difference in the two mean, or we must reject the null hypothesis and we must say that there is some significant differences in the two fields, so we should work more to find out the reason for this difference. Reject, बिल्कुल, क्योंकि आप देख सकते हैं टी वैल्यू इस केस में क्या है, कैलकुलेटेड टी वैल्यू is
more than allowed critical value. So calculated t value is more than allowed critical value. Thus, reject null hypothesis at probability of 0.05. यानी गलत नल हाइपोथेसिस को गलती से रिजेक्ट करने की संभावना सिर्फ 5% है. द चांस ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर इज ओनली 5%. ओके निशा, ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना. कैसे रिजेक्ट होगा? ऐसे रिजेक्ट होगा कि जब कभी भी आपने जो कैलकुलेट कर वैल्यू निकाली वो अलाउड वैल्यू से ज्यादा है कि भाई इससे ज्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए, परमिसिव वैल्यू से कोई चीज वैल्यू ज्यादा आ जाती है तो फिर उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाता है. निशा ओके, ये तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं ना कि हमारे पास एक क्रिटिकल वैल्यू होगी और वैल्यू है क्रिटिकल वैल्यू 2.04. ये कैलकुलेट थोड़ी की है बेटा, ये तो फिक्स है, ये तो यहां से निकाली ना. ये हमने तो कैलकुलेट 2.3 की है. टी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, ध्यान रखना, आप कंफ्यूज हो रहे हो. टी वैल्यू हमने कम कैलकुलेट की थी. टी वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की थी? 2.3. आप पता नहीं न्यूमेरिकल कर हमने न्यूमेरिकल कर पता की थी. टी वैल्यू का मतलब टेबल वाली वैल्यू नहीं है. कई बच्चे हो सकता है कि दिमाग में ये लग रहा है टी वैल्यू टेबल वाली वैल्यू नहीं. टी वैल्यू तो हमारा टी टेस्ट से जो वैल्यू आई उसकी बात कर रहे हैं. तो टी वैल्यू इज द कैलकुलेटेड, इट इज नॉट दैट व्हाट यू ड्रॉन फ्रॉम द टेबल. इसलिए मैंने जो टेबल से वैल्यू उसके लिए टर्म इस्तेमाल किया क्रिटिकल वैल्यू. ठीक है, शायद हो सकता है आप इस बात से कंफ्यूज हो गए कि टी वैल्यू टेबल में लिखी हुई और मैंने कैलकुलेट की 2. आपने कैलकुलेट 2.04 नहीं की. 2.04 तो इस टी टेबल से आई है और टी वैल्यू आपने कैलकुलेट की है. ओके, यू शुड नॉट. टी वैल्यू इज, इसलिए मैंने लिखा कैलकुलेटेड टी वैल्यू इज मोर. कितनी है वह? 2.3 इज मोर देन क्रिटिकल वैल्यू, और क्रिटिकल वैल्यू कितनी है? 2.04. दस रिजेक्टेड. ओके, तो टी वैल्यू कितनी है? 2.3. क्रिटिकल वैल्यू कितनी है? 2.4. तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि कैलकुलेटेड टी वैल्यू that is 2.3 is more than allowed critical value of 2. Which is 2.04 at probability level 0.05 and degree of freedom कितनी थी? 30. क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम आप चेंज करो, प्रोबेबिलिटी चेंज करो तो हो सकता है थ्योरी को एक्सेप्ट करना पड़े, पर इस पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम और इस पी वैल्यू के ऊपर तो हमें इसको रिजेक्ट करना ही पड़ेगा. हाँ, हो सकता है आप पी 0.01 लेवल पर आप बात करो तो हो सकता है थ्योरी को फिर आप रिजेक्ट ना कर पाओ, हो सकता है एक्सेप्ट करना पड़े. एक बार देखें टी वैल्यू के अंदर 0.01 की क्या वैल्यू है, देखें. 0.05 पर तो आप रिजेक्ट कर रहे हैं. 0.01 लेवल पर एक बार देखते हैं. चलो वापस टेबल में देखते हैं. ग्राफ में कल बड़ी सी टेबल थी ना, ये रही 0.05 लेवल और 0.01 लेवल. 0.01 लेवल पर हम देखते हैं 30, 18, 19, 27, 28, 29, 30 वैल्यू आ रही है. 2.7 कितनी आई है? 2.7. हाँ, क्वेश्चन में दिया होगा प्रणय, ऑब्वियसली दिया होगा. कितनी आई? 2.7. चलो अब देखो 2.7 है ना, कि अगर पी वैल्यू पी 0.01 पर बात करें तो वैल्यू कितनी है? 2.7. अब क्या करोगे? अगर 2.7 है तो अब एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे? अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ठीक है, फिर एक्सेप्ट. यानी 99% श्योरिटी से आप नहीं कह सकते कि नल हाइपोथेसिस गलत है, पर 95% श्योरिटी से आप कह सकते हो नल हाइपोथेसिस गलत है. बात समझ में आ रही है ना? आप कितने श्योर हो कि नल हाइपोथेसिस गलत है? 95% या 99%? क्या आप 99% कह सकते हो कि निलेसर गलत है? नहीं, 99% तो नहीं कह सकते आप, 95% जरूर कह सकते हैं. 99% पर तो आपको उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. गॉट दिस पॉइंट? तो डिपेंड्स अपॉन प्रोबेबिलिटी लेवल जो आप डिसाइड कर रहे हो. इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम भी चेंज होंगे तो उसकी वजह से वैल्यू चेंज होगी.
ओके, चलो आगे बात करते हैं. सो वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एट पी वैल्यू ऑफ 0.05. ये ध्यान रखना, इस पी वैल्यू पर हमें से रिजेक्ट करना पड़ेगा. 0.01 लेवल पर आप इसको रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे. अब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट है एंड हम कहेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सही है, दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस. चलो अब हम बात करें एक और बहुत सिंपल सा एनोवा. वापस मैं कह रहा हूं एनोवा में भी हमें न्यूमेरिकल पार्ट पर दिमाग नहीं लगाना है. एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में न्यूमेरिकल पार्ट पर दिमाग नहीं लगाना है. वापस वही कि भाई ये कब इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन तो आज तक जिसने भी रिसर्च की है सब ने एक्सेल शीट से किए है या एनोवा कैलकुलेटर से किए. कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो पेन पेंसिल लगाकर एनोवा कैलकुलेट करने बैठेगा, क्योंकि एक ग्रुप के एनोवा निकाल तो 2 ग्रुप या 3 ग्रुप को भी वो कंपेयर करेगा तो उसके 3-4 घंटे लग जाएंगे उसको, और फिर गलती होने की पूरी संभावना है. इसलिए हमेशा एनोवा के लिए एनोवा कैलकुलेटर इस्तेमाल किया जाता है. पर होता क्या है, हमें उसका बेस पता होना चाहिए. तो बेसिकली एनोवा इज यूटिलाइज फॉर एसपीएसएस. बढ़िया है, एसपीएसएस ही बढ़िया है अभी तो, इतना नीतिका वो सबसे बढ़िया. बाकी तो इंटरनेट पर आप सर्च कर लो. मैंने तो जो भी काम किया तो एसपीएसएस पे किया था जब कभी रिसर्च का मेरा काम पड़ा. अच्छा, नीतिका का ट्रायल खत्म हो गया. खैर, तो पीएचडी में तो कोई और से ढूंढ लो, बाकी तो एसपीएसएस की जरूरत कहाँ पड़ती है, जो पीएचडी वाले हैं उन्हीं को जरूरत पड़ेगी. खैर आगे बात करते हैं बच्चों. एनोवा, एनोवा इज द कंपेरिजन ऑफ मीन और वेरिएंस ऑफ 2 और मोर ग्रुप्स. ई टेस्ट के लिए 2 ग्रुप भी थे. एनोवा में 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप्स हैं. उनके मीन को भी कंपेयर करा सकते हैं, उनके वेरिएंस को भी कंपेयर करा सकते हैं. ये भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है. नल हाइपोथेसिस हमेशा यही होती है कि जो 2 पॉपुलेशन की बात, जो 2 ग्रुप की बात कर रहे हो या 3 ग्रुप की बात कर रहे हो या 4 ग्रुप की बात कर रहे हो, उनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस उनकी मीन में नहीं है या उनकी हम कह सकते हैं वेरिएंस में कोई डिफरेंस नहीं. सो मीन ऑफ ऑल पॉपुलेशन इज सिमिलर. बट अल्टरनेट हाइपोथेसिस है कि नहीं, सारे ग्रुप का मीन एक जैसा नहीं है. कम से कम एक पॉपुलेशन ऐसी जरूर है इनमें से जिसका मीन बाकियों से हटकर है. 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, पर कम से कम एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है कम से कम एक ग्रुप ऐसा है जिसका बिहेवियर बाकी सबसे अलग है. ठीक है. सो व्हेन यू हैव टू कंपेयर the mean of only 2 groups, you utilize a t-test. When you have to compare 2 or more number of groups, you go for the ANOVA. इसलिए ज्यादातर रिसर्च के अंदर तो ऑब्वियसली 2 से ज्यादा ग्रुप ही होते हैं, इसलिए टी टेस्ट का इस्तेमाल हम पीएचडी में कम करते हैं. हमारा पीएचडी में ज्यादा इस्तेमाल एनोवा का होता है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफन हमारे रिसर्च के अंदर देयर आर मल्टीपल ग्रुप्स, देयर आर मोर देन 2 ग्रुप्स जिनकी मीन को कंपेयर कराना है, जिनके वेरिएंस को हमें कंपेयर कराना है. ओके. सो एनोवा के अंदर नल हाइपोथेसिस हमेशा क्या होती है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मीन ऑफ दीज ग्रुप्स. और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है कि एटलीस्ट वन ऑफ द ग्रुप इज शोइंग अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ ग्रुप्स. यहां तक समझ में आई कि एनोवा की अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है और नल हाइपोथेसिस क्या है. हमेशा से ये थी, यहां पर भी वही बात है. चलो अब एनोवा के लिए भी टर्म इस्तेमाल किया, 1 वे एनोवा, 2 वे एनोवा. वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने ट्रीटमेंट को उन ग्रुप्स के ऊपर स्टडी कर रहे हो. जैसे सिर्फ एक कोई ट्रीटमेंट है और वो एक ट्रीटमेंट है इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर, कि फर्टिलाइजर को मैं दूं तो उसके प्लांट हाइट पर क्या फर्क पड़ेगा. इसके लिए मैंने 3 ग्रुप बना दी. हर ग्रुप में मैंने सपोज 5 पौधे रखे, 5 इस ग्रुप में भी है, 5 प्लांट्स इसमें भी है, 5 प्लांट्स इसमें भी है. जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 के अंदर मैंने कम फर्टिलाइजर दिया, ग्रुप 2 के अंदर मैंने एवरेज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर दिया, और ग्रुप 3 के अंदर मैंने हाई अमाउंट में फर्टिलाइजर दिया. और फर्टिलाइजर देने के बाद प्लांट की हाइट को मेजर किया. एवरेज हाइट 4.8 आई, दूसरे की एवरेज हाइट 5.8 आई, और तीसरे की एवरेज मीन हाइट 5.2 आई. सो यहां पर एक ट्रीटमेंट है, यानी एक वेरिएबल है जो इन तीनों ग्रुप में मैंने दिया, और वो वेरिएबल क्या है, अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर.
इसलिए एनोवा क्या कहलाएगा? वन वे एनोवा। नल हाइपोथेसिस क्या होगी कि इन तीनों, चाहे फर्टिलाइजर आप कम दो, चाहे फर्टिलाइजर एवरेज अमाउंट में दो, चाहे फर्टिलाइजर ज्यादा अमाउंट में दो, प्लांट की हाइट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट वुड बी द नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी कि कम से कम इसमें से कोई एक ग्रुप हो सकता है, जिसको आप ग्रुप 2 कह रहे हो, कम से कम कोई एक ग्रुप जरूर है जिसके ऊपर फर्टिलाइजर का अफेक्ट पड़ता है। यानी हो सकता है कि मीडियम अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर इज अफेक्टिंग द मोर प्लांट हाइट। और इवन इट मे बी ट्रू, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये भी सही हो सकती है कि मीडियम या हाई अमाउंट में फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने पर हाइट पर ज्यादा फर्क पड़ता है। ओके, समझ में आ गई? वन वे एनोवा कब कहेंगे? एक वेरिएबल पैरामीटर्स हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये होगी कि इनमें से कोई एक, दो या तीन ग्रुप वेरिएबल है। क्लियर? और टू वे एनोवा क्या होगा? टू वे एनोवा होगा कि एक साथ दो फैक्टर को स्टडी कर रहे हो। दो फैक्टर क्या? कि प्लांट हाइट को फर्टिलाइजर कैसे अफेक्ट करते हैं और फोटो पीरियड कैसे अफेक्ट करते हैं। तो अब आपके पास पहले ट्रीटमेंट में तीन ग्रुप बना दिए और दूसरे ट्रीटमेंट में भी तीन ग्रुप हो गए। टोटल आपके पास 3 into 3 कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 9 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। 9 कॉम्बिनेशन कैसे? कि एक कोई ऐसा ग्रुप होगा आपका जिसमें लो फर्टिलाइजर होगा, 10 घंटे की लाइट होगी। दूसरा ग्रुप होगा जिसको आप लो फर्टिलाइजर दोगे, 12 घंटे की लाइट दोगे। तीसरा ग्रुप होगा जिसका लो फर्टिलाइजर होगा, 14 घंटे की लाइट दोगे। दूसरा ग्रुप, ये तीन ग्रुप तो हो गए। चौथा ग्रुप होगा जिसको आप मीडियम फर्टिलाइजर दोगे, 10 घंटे की लाइट। मीडियम फर्टिलाइजर 12 घंटे की लाइट। मीडियम फर्टिलाइजर 14 घंटे की लाइट। ये टोटल 6 ग्रुप हो गए। बाकी के तीन ग्रुप और कौन से होंगे? हाई फर्टिलाइजर दो, उनको 10 घंटे की लाइट दो। हाई फर्टिलाइजर लेके कुछ एक ग्रुप को 12 घंटे की लाइट दो। हाई फर्टिलाइजर जिनको दे रहे हो उनको 14 घंटे की लाइट दो। तो अब हम इसे क्या कहेंगे? टू वे एनोवा, क्योंकि देयर आर टू वेरिएबल्स। तो थ्री फर्स्ट वेरिएबल के कंपोनेंट्स हो गए, दूसरे वेरिएबल के भी थ्री कंपोनेंट्स हो गए। 3 into 3 टोटल 9 आपके ग्रुप्स बन गए। इस तरीके से एक साथ दो फैक्टर का इफेक्ट स्टडी कर रहे हो तो इसे क्या कहा जाएगा? टू वे एनोवा। और मेनोवा तो पता हो गया, मल्टी वेरिएंट हो जाएगा। मेनोवा भी हो सकता है ना, मल्टी वे। फिर अपने तो वन वे ही समझ में आ जाए अपने लिए, तो इतना ही बहुत है। पर ये टू वे भी हो सकता है और मेनोवा भी हो सकता है, मल्टी वे भी हो सकता है। ठीक है? सो मैंने टर्म का मतलब समझा ना, वन वे और टू वे या नहीं। हमें इतना ही समझना, हमें कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, टर्मिनोलॉजी का मतलब समझ में आ जाना चाहिए। कि कोई कह रहा है कि वन वे एनोवा, तो समझ में आना चाहिए कि अच्छा हम किसी एक ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। टू वे एनोवा मतलब हम यहाँ पर दो अलग अलग ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है? तो आपको मैं अलग अलग टीचर से बायोस्टैट्स पढ़ाऊं और फिर आपके मार्क्स को असेस करूं। मतलब 5 ग्रुप्स बना दूं, आपके 100 बच्चे हैं, उनके 5 ग्रुप्स बना दूं और उनको मैं अलग अलग टीचर से पढ़ाऊं, पांचों ग्रुप को। तो वो आपके फिर मार्क्स आ रहे हैं, मीन मार्क्स, उनको मैं कंपेयर करूं तो कौन सा एनोवा लगेगा? टू वे कि वन वे? 5 ग्रुप्स हैं और एक वेरिएबल पैरामीटर है, वो है टीचर्स। तो टू वे कैसे हुआ? वन वे हुआ ना। फिर वापस मैं आपको 5 ग्रुप्स को अलग अलग टीचर से और इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट में डिवाइड करके पढ़ाऊं तो फिर टीचर 1 मॉर्निंग, टीचर 1 इवनिंग, टीचर 2 मॉर्निंग, टीचर 1 2 इवनिंग, फिर टू वे हो गया। और फिर मैं आपके मार्क्स को असेस करूं, एंड टीचर एंड टाइम 2 वेरिएबल हो गए। और उसके बाद आपके जो ग्रुप्स, जो डिफरेंट ग्रुप्स बनाए मैंने अलग अलग बैचेस में, कि इस बैच में बच्चों ने ज्वाइन किया, इस बैच में ज्वाइन किया, इनके अलग अलग ग्रुप्स बनाकर उनके फिर एवरेज मार्क्स को कंपेयर करूं तो इसे क्या कहा जाएगा? टू वे एनोवा। बस ये समझ आ जाना चाहिए कब इस्तेमाल होते हैं। बाकी तो सब किताबों में लिखा होता है, फॉर्मूला भी होता है, एसपीएसएस सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल, सब एनोवा कैलकुलेट कर लेगा। पर दिमाग में ये तो आना चाहिए मुझे एनोवा कब करना चाहिए और टी टेस्ट कब इस्तेमाल करना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कब वन वे एनोवा लगेगा, कब टू वे एनोवा लगेगा। अब उसमें भी वन टेल्ड होगा या टू टेल्ड होगा, वो सब चीजें आपको कंसेप्चुअली समझ में आ जानी चाहिए कि ये पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके? अच्छा, एनोवा का भाई नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो बता सकता है? एनोवा का भाई, यस, एनोवा का भाई कौन है? बहुत क्रूशियल आदमी है वो।
और ये क्रूशियल आदमी कौन है? क्रूशियल वालिस, क्रूशियल रैंक। यस, वेरी गुड, है ना? तो एनोवा वैसे भी क्रूशियल आदमी है, तो उसका जो भाई है वो बड़ा क्रूशियल है, और उस क्रूशियल आदमी का नाम क्या है? क्रूशियल वालिस। ठीक है, ध्यान रखना, है ना? हमारे लिए एनोवा बहुत क्रूशियल है, हमारी रिसर्च के लिए। टी टेस्ट इतना क्रूशियल नहीं है हमारे लिए, ज्यादा क्रूशियल है एनोवा। आगे बात करते हैं। तो चलो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश, वापस मैं कह रहा हूं न्यूमेरिकल तो नहीं आएगा, पर चीजों को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल सिंपल सा ले लें कि दैट, जैसे मैं स्टडी करना चाहता हूं इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग नॉइस या डिस्टरबेंस ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। मेरा उद्देश्य है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि अलग अलग ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। एक ऐसे बच्चे, मतलब मेरा उद्देश्य क्या है कि बच्चों को अलग अलग साउंड, सराउंडिंग में साउंड को रखकर क्वेश्चंस को सॉल्व कराना, सेम क्वेश्चन को सॉल्व कराना। और नल हाइपोथेसिस है कि चाहे उनको नॉइस दो, चाहे उनको शांत वातावरण दो, उनके मार्क्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी नहीं, मार्क्स पर फर्क पड़ता है अगर उसके आसपास डिस्टर्बेंसेस ज्यादा हो तो इसको करने के लिए पहले मुझे तीन ग्रुप्स बना दिए। एक ग्रुप 1 लो नॉइज वाला, ग्रुप 2 मीडियम नॉइज वाला, ग्रुप 3 आपका ज्यादा नॉइज जिसके सराउंडिंग में ज्यादा आवाज रखूंगा मैं। ग्रुप 1 में स्टूडेंट 1 2 3 4 हो गए, उसमें कितने क्वेश्चन हैं 10 में से करेक्ट, तो वो यहाँ पे लिख दिए। जिनको मैंने मीडियम नॉइज सराउंडिंग में रखी उनके ये, और जिनके लाउड ग्रुप है उनके। तो आप देख रहे हो सैंपल मीन 8, सैंपल मीन 6.25 आया और सैंपल मीन 4.25 आया। तो यहां पर नल हाइपोथेसिस क्या होगी? नल हाइपोथेसिस क्या होगी? What would be the null hypothesis? ई वैल्यू कहां से आ गई? हाँ, वेरी गुड, है ना? ये तो उर्मिला अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी। नल हाइपोथेसिस तो ये होगी ना कि सराउंडिंग की आवाज टेस्ट देने या बच्चों की परफॉर्मेंस को किसी तरीके से प्रभावित नहीं करती, है ना? बट हमें लग रहा है, देखो कम नॉइज दी तो 8 मार्क्स आ रहे हैं और ज्यादा नॉइज दी तो, हमें लग रहा है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें मन से ऐसा फील होता है कि इस बात को रिजेक्ट करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। तो विरोध ऐसे जुबानी तो चलता नहीं है साइंस में। हमें क्या करना पड़ेगा? एनोवा निकालना पड़ेगा। एनोवा की जो वैल्यू आएगी उसको क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करना पड़ेगा। क्रिटिकल वैल्यू से हमारी वैल्यू ज्यादा है तो हम कहेंगे देखो ये बात गलत है। ज्यादा डिस्टर्बेंस रखोगे तो बच्चों की परफॉर्मेंस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, गॉटिंग दिस की प्रॉब्लम समझ में आई, और इसके लिए हम एनोवा करेंगे। ओके, चलो एक और भी एग्जांपल की तरह से। तो आप देख रहे हो कि वेरिएशन आपका विद इन ग्रुप भी है। यहां पर क्या है? वेरिएशंस विद इन ग्रुप भी है। 8 4 6 7 वेरिएशन विद इन ग्रुप भी है, और वेरिएशन अमंग द ग्रुप भी है। 8 से 6.25, 6.25 से 4.25 है। ठीक है, मतलब जो हमारी मन की बात है उसका ओपोज करने वाले तो कहेंगे देखो ना सर, जिनको आपने मीडियम आवाज दी उसमें भी तो बच्चों के 4 नंबर आए हैं, और ये देखो जो ज्यादा आवाज दी है उसके 6 नंबर भी आ गए। तो ऐसा कुछ नहीं है ना? देखो सुरेश को देखो, जिसको बिल्कुल शांति से बैठा था उसके 6 मार्क्स आए, और मुकेश को देखो 11वें रोल नंबर वाले को, कि उसको इतनी आवाज दी तो अभी उसके 6 नंबर आए। कहां फर्क पड़ता है? तो कहने वाले तो ये कहेंगे ना कि नल हाइपोथेसिस सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो राकेश को जो बिल्कुल आवाज नहीं दी तो 6 नंबर आए, और मुकेश को देखो जिसकी इतनी आवाज दी तो भी 6 नंबर आए, है ना? तो अब हमें इसको एक्सेप्ट कर, क्योंकि व्हाट यू आर फाइंडिंग इज वेरिएशन विद इन अ ग्रुप भी है और वेरिएशन अमंग द ग्रुप भी है, इसलिए हमें एनोवा कर पता करना पड़ेगा। तो नल हाइपोथेसिस होगी कि देयर इज वुड बी नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग नॉइज ऑन नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व्ड, एंड आवर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वुड बी दैट देयर आर सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ नॉइज ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व्ड। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? एनोवा। एन जैसे टी टेस्ट में टी वैल्यू निकालते हैं, एनोवा के अंदर एफ वैल्यू निकालते हैं। एनोवा में कौन सी वैल्यू निकालेंगे हम? एफ। और एफ वैल्यू का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, मीन सम ऑफ स्क्वायर अमंग ग्रुप्स, ऐसा भी लिखा जाता है, मीन सम ऑफ स्क्वायर
अमंग ग्रुप्स के लिए यहाँ पे स्मॉल ए लिखा से होता है, डिवाइड बाय मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप। जैसे टी टेस्ट का बहुत थ्योरेटिकल फॉर्मूला बहुत सिंपल था, सिग्नल बाय नॉइस, ऐसे ही एनोवा का सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो हो सकता है दोस्तों, दैट इज अ मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर अमंग ग्रुप्स एंड मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन अ ग्रुप। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमें मीन निकालना पड़ेगा ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का, ग्रुप 3 का मीन निकालना पड़ेगा, जो हम निकाल चुके थे पहले। फिर मीन का हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, मीन का स्क्वायर करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसका सम करेंगे। तो कैसे करते हैं, एक एक कर कर इसके बारे में बात करते हैं। तो इट इज मीन सम ऑफ स्क्वायर अमंग ग्रुप्स, मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप्स। इतनी वैल्यू तो याद रखी जा सकती है, MSSA डिवाइड बाय MSSW, अमंग ग्रुप डिवाइड बाय विद इन ग्रुप। क्योंकि बेसिकली अमंग ग्रुप तो वापस वही बात हुई ना, अमंग ग्रुप क्या होगा, हुआ सिग्नल होगा, और विद इन ग्रुप क्या होगा, हमेशा नॉइस होगा। बात तो हुई है, टी टेस्ट वाली बात ही हुई, बस थोड़ा सा वेरिएशन आ गया। जो सम मीन सम ऑफ स्क्वायर होगा वो सिग्नल होगा, और विद इन अ ग्रुप होगा वह नॉइस होगा, बस थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा। चलो, जैसे लो नॉइस, मीडियम नॉइस और लाउड नॉइस के अंदर सबसे पहले हम सम टोटल ऑफ एक्स निकालें। 10, 9, 6, 7 को अगर 32 हुआ, एक्स स्क्वायर निकालें तो 266 हो गया। फिर ऐसे मीडियम स्टूडेंट्स इसके अंदर भी निकाले सारी वैल्यूज। हालांकि मैं कह रहा हूं न्यूमेरिकल नहीं करना है एग्जाम में, पर फिर भी मैं करके बता देता हूं आपको एक बार कि सबसे पहले हमने इसका सम टोटल निकाला, इसका स्क्वायर का सम टोटल किया, ऐसे ही इसका भी हमने 8 का स्क्वायर 64 किया, 64 इसका 16 किया, इसका 36 कर दिया एक्स स्क्वायर सेकंड ग्रुप की, और 49 कर लिया। इन सबको ऐड कर 6, 4, 10, 10, 16, ये लगभग आपके पास 5, 6, 165 आ गया। फिर ऐसी जो ग्रुप थर्ड है उसका एक्स का स्क्वायर किया, 16 कर दिया, ये 9 कर दिया, 6, 6, 36 कर दिया, 4, 4 16 किया, 12, 77। तो अब हमने क्या किया, ग्रुप 1 का एक्स टोटल ऑब्जर्वेशन से उनका सम किया, और उनका स्क्वायर का सम भी कर दिया। ग्रुप 2 के अंदर भी जो टोटल ऑब्जर्वेशन उसका सम किया, और उनके स्क्वायर का सम भी कर दिया। ग्रुप थर्ड है उसका भी स्क्वायर, उसका खुद का सम, उसका स्क्वायर का सम किया। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अच्छा ये तो लिख ही दिया, चलो ये मैंने मेहनत की, 165 आया और यहाँ पर 77 आ गया, ठीक है। फिर अगला स्टेप होता है करेक्शन टर्म को निकालना। करेक्शन टर्म होती है सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एन। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम यहां पर निकाल चुके हैं, कितनी, 266, 165 और 77। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एन है, तो सॉरी एक्स स्क्वायर बाय 1 नहीं है, सबमिशन ऑफ एक्स बाय स्क्वायर बाय एन है। तो 32 हम निकाल चुके हैं, 25 निकाल चुके हैं, और 17 निकाल चुके हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 32, 25 और 17, यानी सबमिशन ऑफ एक्स 32, 25 और 17, इनको ऐड कर कर स्क्वायर किया। टोटल वैल्यूज कितनी है, यहां से यहां तक करें तो 12 वैल्यू है, 12 से डिवाइड किया, 12 से डिवाइड करने के बाद आपका सारी वैल्यू कितनी आ गई, करेक्शन टर्म वैल्यू आ गई 456.33। मैं वापस कर रहा हूं, न्यूमेरिकल करना नहीं है, सिर्फ एक बार स्टेप देख लो आप। तो सबसे पहले हम करेक्शन टर्म निकालेंगे। एक बार करेक्शन टर्म निकाल ली हमने, तो अगले स्टेप में हमें निकालना है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल कैसे निकालेंगे, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल का मतलब ये जो एक्स स्क्वायर है, यह वाली दूसरी जो एक्स स्क्वायर है, ये वाली एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है, इसमें से हम करेक्शन टर्म को माइनस करेंगे, माइनस करते हैं हमारे पास आ जाएगा सम स्क्वायर ऑफ टोटल। तो कुछ इस तरीके से कि 266, 165 और 77, इनको ऐड करेंगे, उसमें से जो करेक्शन टर्म थी वह माइनस करेंगे, इससे हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल। फिर वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल आ गया 51.6। फिर हमें करना पड़ेगा सम ऑफ स्क्वायर्स अमंग ग्रुप। अब हमें अमंग ग्रुप्स की बात करनी है, तो अमंग ग्रुप्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसमें एक्स ये है,
समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वैसे हम निकाल चुके थे यहाँ पर, ये वाली वैल्यू 456 पॉइंट समथिंग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो क्या करना पड़ेगा हमें, 32 एक्स है उसका स्क्वायर, फिर 25 है 25 का स्क्वायर, फिर 17 है 17 का स्क्वायर। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हर ग्रुप में कितनी थी, हमने 4 4 और 4 ली थी। इनकी वैल्यू को 456 माइनस 456 जो हमारे पास करेक्शन टर्म यहाँ से आ रही है वो उसमें से हम माइनस कर रहे हैं। तो कुछ वैल्यू इस तरीके से आएगी 484.5 माइनस 456. तो वैल्यू आपका 28.17 आ जाएगी। दिस इज द वैल्यू दैट इज सम ऑफ स्क्वायर अमंग ग्रुप्स। अगला स्टेप दोस्तों होगा मीन ऑफ सम। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप्स। तो टोटल हमारे पास ग्रुप्स कितने थे, 4। आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम अमंग ग्रुप्स हो गई दैट इज k-1। तो यहां पर से क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम अमंग ग्रुप्स कैसे निकालते हैं। तो अमंग ग्रुप्स डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला है k-1 वेर k इज द टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स। इस केस में टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने थे, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये इससे क्वेश्चन बनता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम अमंग ग्रुप्स कैसे निकालते हैं। तो टोटल ग्रुप्स जिसको हम k लिखते हैं -1। तो टोटल ग्रुप्स हमारे केस में कितने थे, 3 थे, एक लो नॉइज वाला, एक मीडियम नॉइज वाला और एक हाई नॉइज वाला। तो हमने क्या किया कि जो सम ऑफ स्क्वायर आया था उसका हमें मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 - 1 से डिवाइड किया, डिवाइड करते ही हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 14.085। तो मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर अमंग ग्रुप आ गया। इसके बाद हमें मीन ऑफ स्क्वायर विद इन अ ग्रुप निकालना पड़ेगा। तो यहां से उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर विद इन अ ग्रुप निकाला उसको टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में से माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे हम, सॉरी लिख देता हूं, डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन ग्रुप कैसे निकालेंगे। तो विद इन ग्रुप निकालने का फॉर्मूला है n-k। टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे 4 फर्स्ट ग्रुप में थी, 4 सेकंड ग्रुप में, 4 थर्ड ग्रुप के अंदर। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी हमारे पास 12। कितने ग्रुप्स थे, आप जो इन्वेस्टिगेटर थे 3, तो हमारे पास 9 हो गया ना। एग्जाम एनओवा में इतना ही आ सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता। एग्जामिनर इतना ही दे सकता है कि व्हाट वुड द डिग्री ऑफ फ्रीडम अमंग ग्रुप एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन अ ग्रुप। तो अमंग ग्रुप तो टोटल ग्रुप -1 कर लो, एंड विद इन अ ग्रुप निकालना है आपको। तो विद इन ग्रुप निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस नंबर ऑफ ग्रुप कर दो, ठीक है। कुल मिलाकर हमारे पास आया 2.6.11। अब आपके पास एफ रेशियो निकाल लो। तो एफ रेशियो तो डायरेक्टली अब आपका निकल जाएगा। एफ रेशियो क्या आ जाएगा, एफ रेशियो हमारे पास क्या आ गया फ्रेंड्स, कि एक वैल्यू 14.855 दैट इज अमंग ग्रुप और ये विद इन ग्रुप आई। तो वैल्यू आई है हमारे पास 5.3.94, ठीक है। अब इस एफ वैल्यू को हमें कंपेयर करना है विद द क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। इसमें सिर्फ अब तक काम की बात एक ये थी कि व्हाट वुड द डिग्री ऑफ फ्रीडम अमंग ग्रुप k-1 होता है, विद इन ग्रुप n-k होता है, और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी। तो विद इन ग्रुप और अमंग ग्रुप दोनों को ऐड कर लो। जैसे टोटल इसमें कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी, तो विद इन ग्रुप डिग्री ऑफ फ्रीडम थी 2 और टोटल अमंग विद इन ग्रुप थी दैट वाज 9। तो टोटल आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 11, है ना। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम वुड बी 11। और वैसे भी 12 वैल्यू है, तो 12 में से 1 को माइनस करो, आपका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो वैसे भी आ जाएगी। चलो आगे बात करते हैं। तो अच्छा, ये बात मैंने यहाँ लिखी हुई काम की वैल्यू हुई है कि आपको अमंग ग्रुप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है, तो वह k-1 करना पड़ेगा, वेर k क्या है, k इज नंबर ऑफ ग्रुप्स। और विद इन ग्रुप निकालना तो n-k करना पड़ेगा। n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एंड व्हाट वुड बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, कोई पूछे तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम वुड बी n-1। वो तो सिंपल सा फॉर्मूला है n-1। तो इस केस में टोटल 12 ऑब्जर्वेशन थी, उसमें से 1 माइनस किया तो हमारे पास आ गई 11, ठीक है। तो अमंग ग्रुप्स कैसे निकालते हैं,
विद इन अ ग्रुप कैसे निकालते हैं और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए। और एफ रेशियो तुमने निकाल ही लिया है कि ये अमंग ग्रुप्स डिवाइड बाय यानी सिग्नल बाय नॉइस, दैट इज अमंग ग्रुप डिवाइड बाय विद इन अ ग्रुप। हमारे पास एफ वैल्यू आई 5.394। अब नल हाइपोथेसिस थी कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग नॉइस, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थी कि नहीं, नॉइस है वह अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है। अब इस परिस्थिति में हम क्या करें, क्या नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करें या नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें? ऐसा कुछ करने के लिए अब हमें एक बार टेबल पे जाना पड़ेगा। तो टेबल के ऊपर जाने पर आप देखोगे कि विद इन अ ग्रुप के ऊपर एट अ डिग्री ऑफ फ्रीडम पी लेवल 0.04, ये रहा 9 लेवल विद इन अ ग्रुप पर आपने किया, वैल्यू कितनी आई, लगभग 4.2 के आसपास आई, है ना। विद इन अ ग्रुप आपके पास इधर की तरफ है और यहाँ पर बिटवीन ग्रुप है, एनोवा 2 पार्ट में होगा। तो विद इन अ ग्रुप डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 थे और बिटवीन द ग्रुप डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 थे, है ना। विद इन अ ग्रुप हमने कैसे निकाला था वो बताइए ना, k-1 करके, दैट इज k-1 करके मतलब 3-1 करके। और बिटवीन ग्रुप हमने कैसे निकाला था, तो बिटवीन ग्रुप, ठीक है। नहीं संजना, ऐसे नहीं होगा क्योंकि अब कोरिलेशन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं अभी। कोरिलेशन रिग्रेशन संजना करते थे तो वैसे निकलेगा बेटा। वहां पर क्या होता था, एक पैरामीटर दूसरे पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता था। यहाँ पर दो, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पे डिपेंड ही नहीं करता, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पे यहाँ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पर ग्रुप्स इंडिपेंडेंट है। ओके, चलो। तो हमारे पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन की हमारी वैल्यू आई 5.3, और डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर इधर की तरफ आप देख रहे हैं कि दो ग्रुप के लिए बात कर रहे हैं। ये अमंग द ग्रुप डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, विद इन अ ग्रुप डिग्री ऑफ फ्रीडम वैल्यू, और कट ऑफ वैल्यू कितनी आई, लगभग 4.2565 आई। जो कैलकुलेटेड एफ वैल्यू है 5.394, और जो परमिसिव वैल्यू है वो है 4.2565 एट एल्फा 0.05, या इसे पी 0.05 भी लिखा जा सकता है। बताओ एक्सेप्ट करें कि रिजेक्ट करें? रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, यस रिजेक्ट, वेरी गुड। सो रिजेक्ट और नल, तो विल से रिजेक्ट, एंड नाउ alternative hypothesis is correct that at least in one of the group there is a effect of noise on the question solving ability of students. Okay, देखो इसमें एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी हो, ये मतलब क्वेश्चन की नल हाइपोथेसिस ये है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये है, कैलकुलेटेड एफ वैल्यू 5.394 आई, परमिसिव एफ वैल्यू एट a degree of freedom within a group A, between group A at P 0.05 is 4.2565. Whether we should accept the null hypothesis or we must reject the null hypothesis. बस बच्चे तो ये देख के ही छोड़ देंगे, एनोवा मैंने तो कभी देखा ही नहीं, पर नहीं, आपको सिर्फ आंसर ही होना चाहिए। मतलब ऑप्शन ये होंगे, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इफ करके कुछ लिख देगा, एक्सेप्ट द नल, गिव एन अल्टरनेटिव, बोथ द नल हाइपोथेसिस मे बी ट्रू और फॉल्स, कुछ भी ऐसी वैल्यूज लिखी हुई हो सकती है, पर क्वेश्चन थ्योरेटिकली आएगा, ध्यान रखना। मतलब इस सब कुछ दिया हुआ होगा, इतना डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन अ ग्रुप है, इतना अमंग द ग्रुप है, ये एफ वैल्यू आपने कैलकुलेट की, क्रिटिकल टेबुलेटेड वैल्यू इतनी है, टेबुलेटेड अल्फा वैल्यू एट 0.05 वैल्यू ये है, अब आपको क्या करना चाहिए। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पी एट 0.05 लेवल पर ये वैल्यू है, पी 0.051 लेवल पर ये वैल्यू है, तो अब इस जो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट 95% लेवल पर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, 99% पर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उससे भी आपको कंक्लूजन निकालने को कहा जा सकता है, बट इट वुड बी टोटली थ्योरेटिकल, कहीं पर भी कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा। हाँ, कैलकुलेटेड ज्यादा आ रहा है, बिल्कुल कैलकुलेटेड ज्यादा आ रहा है, और कैलकुलेटेड जब जब भी ज्यादा आता है तो हम कहते हैं कि देखो जो परमिशन है, परमिशन से ज्यादा आता है तो रिजेक्ट करते हैं बेटा, एक्सेप्ट नहीं करते, है ना। घर वालों ने कहा है कि तुम इतना काम कर सकते हो, ये तुम्हारी हद है, ये तुम्हारी बाउंड्री है, टेबल में होती, और उससे बाहर जाते घर वाले मारते हैं लात, रिजेक्ट करते हैं। ठीक है शाइना, तो जो एक उन्होंने एक चार दीवारी बना रखी है,
आप उसके भीतर ही हो तब तक आपके घर वाले आपको एक्सेप्ट करते रहेंगे। जैसे ही आपने कैलकुलेट की, थोड़ा गुणा भाग मल्टीप्लाई कुछ भी कर उससे बाहर जाने की कोशिश की तो पड़ेगी एक लात। हाँ, तो चद्दर से बाहर जा रहा तभी तो रिजेक्ट कर रहे हैं कि तू घर से बाहर चला जा। चद्दर से बाहर जाना है मतलब तू घर से बाहर जा। टेबल नहीं याद करना होगा, टेबल की वैल्यू दे रखी होगी। तो बियॉन्ड लिमिट आपने क्रॉस किया, रिजेक्ट। टेबल में तो ब्रैकेट में दे रखी होगी, सारी वैल्यू दे रही, कोई टेबल याद, टेबल कैसे याद करोगे बेटा? कोई कोई आज तक बायोस्टैटिशियन भी नहीं कर पाया होगा। शकुंतला देवी कर पाई हो तो मुझे बता नहीं, टेबल बाकी कोई नहीं कर सकता शकुंतला देवी को छोड़कर। टेबल होगी नहीं शाना, शालिनी, तो फिर क्यों आपको वैसे इधर की तरफ आप करते हैं आमंग ग्रुप, ठीक है, और ये वाली होती है विद इन अ ग्रुप, ठीक है, इट वुड बी, और टेबल के ऊपर लिखा हुआ होगा, ठीक है, नहीं तो कैसे बताएगा विद इन अ ग्रुप। ओके, आगे बात करेंगे बेटा। चलो ऐसा एक सवाल आया, बताओ इसको सॉल्व करके बताओ। हालांकि सवाल तो गलत था, मैंने इस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया, सीएसआर का सवाल तो शायद इस बार था या पिछली बार था, क्वेश्चन गलत था, एक्चुअल क्वेश्चन गलत था, मैंने उस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई किया ताकि आंसर सही निकल सके। ये पिछले 10 साल में एक बार क्वेश्चन आया है और वो ये वाला है, जो भी गलत आया था। भी सोचो, इतने हायर लेवल के एग्जाम बनाने वाली बॉडी भी गलत क्वेश्चन बना लेती है, तो सोचो उनकी स्टैट्स भी अपनी जैसी है, अपन से कोई ज्यादा विशेष स्टैट्स नहीं। आप ओरिजिनल क्वेश्चन देखना, उन्होंने क्या क्वेश्चन के ऑप्शंस रखे थे। कुछ लोग 1 और 4 में कंफ्यूज हो रहे हैं। तो देखें, हमारे पास देर आर 16 सीड्स ऑफ प्लांट, यानी एन की वैल्यू तो 16 है। टोटल 4 टेम्परेचर ट्रीटमेंट, यानी ग्रुप के नंबर हैं 4, ठीक है। टोटल 4 टेम्परेचर ट्रीटमेंट्स वर प्रोवाइडेड टू सेट ऑफ 4 सीड्स, मतलब उनको 4-4 के ग्रुप में बांट दिया, 16 को 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे 4 ग्रुप बांट लिए, 4 ग्रुप बांट लिए, ठीक है। व्हाट वुड बी विद इन, विद इन, विद इन कैसे निकालते हैं? तो पहले बिटवीन द ग्रुप निकालते, तो बिटवीन ग्रुप के लिए तो ये होगा कि ये ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, तो बिटवीन ग्रुप डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? तो बिटवीन आपके पास हो जाएगी, बिटवीन वुड बी k-1, that would be 4-1, that would be 3, and within a group would be n minus k. N is 16, minus k is 4, so that would be 12, and total degree of freedom would be n minus 1, that is 16 minus 1, that must be 50। वेरी गुड, है ना। तो पिछले 10 क्या मैं कहूं 20 साल में ये ए क्वेश्चन आया है, और वो भी थियोरेटिकल, एनोवा से। बाकी यूं जरूर आया, टेबुलर क्वेश्चन जरूर आते हैं, टेबल को मैच द फॉलोइंग करना। तो थोड़ा सा जो इज्जत वाला क्वेश्चन है वो ये आया था, आई होप पिछले बार के पेपर में था, पर वो भी गलत था, क्वेश्चन गलत था, ऐसे ऑप्शन नहीं थे, उन्होंने कुछ आंसर गलत ही दिया था। पार्ट बी में आया था ऐसे ही, मुझे तरंगिनी देखना पड़ेगा, आया सी में आया होगा, ये डराने वाले क्वेश्चन। अच्छा, बी टू 2020 नवंबर में आया था, ईश्वर ने कहा है, आप पूछ सकते हैं। मैंने रखा है कि भाई ये इस बार हो सकता है सही करके पूछे, अगर पिछली बार उन्होंने गलत करके पूछा था ना, तो उनके रिप्रेजेंटेशन लगी होगी, तो रिप्रेजेंटेशन लगी होगी तो क्वेश्चन को उन्होंने सही भी किया होगा। ओके, बात करते हैं।
देन लास्ट जो टेस्ट हम बात कर रहे हैं दैट इज काई स्क्वायर टेस्ट. काई स्क्वायर टेस्ट बेसिकली एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है. एक ही नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हम पढ़ने वाले हैं और वो है काई स्क्वायर टेस्ट. नॉन, इससे न्यूमेरिकल बन सकता है क्योंकि बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है. नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. बेसिकली काई स्क्वायर टेस्ट, जैसे पूरा नाम काई स्क्वायर टेस्ट, गुड फ्रीडम थी 2 और टोटल सॉरी अमंग विद इन अ ग्रुप थी दैट वाज 9. तो टोटल आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 11, है ना. टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम वुड बी 11. और वैसे